अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे स्टार्ट करते हैं। अभी तक होपफुली आप लोगों ने चैप्टर 7, 8, 9 अच्छी तरह से कवर कर लिया होगा। फिर 1 से लेके 5 तक जब हमने बात की तो बड़ा तेज़ी से गुजरने वाले हैं, और आज जो चैप्टर है ये तो बहुत ही तेज़ी से गुजरने वाला है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ओवरऑल लेवल पे पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, किस तरह से चल रही है। ऑल्दो बिज़नेस से इसका ताल्लुक होना चाहिए था, किताब का फोकस होना चाहिए था कि पॉलिटिक्स और बिजनेस आपस में क्या लिंक है और चीज़ों को कैसे करेंगे। इन्होंने थोड़ी सी डिस्कशन उस पर की और ज़्यादा हमारे माजी के पॉलिटिकल सिचुएशंस को बताया। तो ऐसे में ऑनलाइन यूज़र्स के लिए भी कोशिश करते हैं, आप एट एनी गिवन टाइम कोशिश करें कि ये यहाँ से लेके आता रहे। अगर मैं यहाँ तक भी चला जाऊँ तो चूँकि आज ना स्क्रीन पे थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा छोटा है तो विजिबिलिटी का मसला बन सकता है, तो आपने स्क्रीन पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरी खैर है, क्योंकि स्क्रीन पे जो है वो काम की बातें आ रही होंगी और हमारी रफ्तार भी ज़रा सुपर तूफ़ानी होगी। तो इसको ज़रा हमने फोकस करना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा मूवमेंट भी ना करूँ, मैं इससे ज़्यादा आगे ना जाऊँ ताकि स्क्रीन के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा रहे, स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो फिर पॉलिटिकल और बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स का बिजनेस से क्या ताल्लुक है, किताब थोड़ा सा बताने की कोशिश करती थी। इस जैसे ही किताब में चैप्टर 1 आता है मेरा एक ट्यूटर नोट आता है जिसमें मैं पेस्टल समझाता हूँ। असल में किताब को आपको बताने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ये भूल गए कि वो ये सारा क्यों बता रहे हैं। चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो पेस्टल एनालिसिस है, किताब ने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। तो मैंने ये किया कि कॉग्निशन के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होती है वो 6 फैक्टर्स पे होती है, PESTEL, पेस्टल फैक्टर्स। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि ये फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो आपने इन फैक्टर्स को देखना होता है। हम लोगों ने जब पेस्टल चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हमने उस वक्त ये वाली डिस्कशन कर ली थी कि चीज़ें किस तरह से चलेंगी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं पॉलिटिक्स जो है वो जिस वक्त से दुनिया शुरू हुई, जिस वक्त से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, जिस वक्त से लोगों ने प्रॉपर महज़ब तरीके से जीना शुरू किया, पॉलिटिक्स उसी वक्त से है। पॉलिटिक्स इवॉल्व कर रही है। अब अगेन आज आपको लगेगा जैसे हम सोशल स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो बस हम मोटी मोटी बातें तेज़ी से करते चले जाएंगे। हम पॉलिटिक्स की सिंगल डेफिनेशन नहीं देख सकते, तो उन्होंने 2-3 डेफिनेशन दी कि जी मोस्ट कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल है जहाँ पे लोग जो है इकट्ठे होकर अलग अलग इदारों के थ्रू मुख्तलिफ तरीके से एक्ट करते हैं। तो अलग अलग हमारे पास डेफिनेशन है, आपने सबको बस सिर्फ एक दफ़ा देख लेना है। किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल जो सेटअप है वो डिपेंड करता है वहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। कहीं पे बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप होती है, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं लोगों का कंसर्न ज़्यादा होता है, कहीं स्टेट के कंसर्न ज़्यादा होता है। तो अलग अलग तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग अलग तरह के जो सोशल और रिलीजियस कंस्ट्रेंट हैं। जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखें तो मजहबी मामलात भी बीच में आ जाते हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, इस तरह से करके अपोजिशन और उनके जो एजेंडाज हैं ये सारी चीज़ें मिलके एक मुल्क का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट जनरेट करते हैं। मुख्तलिफ तरीके से जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को, ये काम की बात है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट इज इंक्लाइन कि वो इन चीज़ों पर खर्च कर रही है और हम उस सेक्टर में हैं तो हमें उसमें फ़ायदा होगा। अगर हमारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, अगर हमारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं तो ये एक बड़ी मज़ेदारी वाली बात है। टैक्सेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट टैक्स को किस तरह से देखती है, कॉर्पोरेट पे टैक्स किस तरह से लगाती है। जब पाकिस्तान में बहुत टैक्स होगा तो लोग दूसरे मुल्कों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस को दूसरे मुल्कों से रूट करके कोशिश करेंगे। अगर टैक्स लॉस आसान होंगे, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स का लॉ आसान है तो लोग कोशिश करते हैं कि वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ। इंपोर्ट पे गवर्नमेंट टैक्स का लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है, सख्त करती है, तो लोग फिर क्या करते हैं, लोग थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी लोग जो है वो एनकरेज या डिस्करेज होते हैं और वो अपने अपने तरीके से चलते हैं। देन हमारे जो डिफरेंट तरह के लेबर लॉज हैं, लेबर क्या है, उनकी मिनिमम वेजेस क्या हैं, चीज़ें, तो ये हर गवर्नमेंट का ना अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है। कोई गरीबों पे काम करता है, कोई अमीरों पे काम करता है, कोई टैक्सेस लगाता है, कोई रेवेन्यू कलेक्ट करता है, कोई हर बंदे को लूटता है, कोई सिर्फ अमीर को लूटता है। तो हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की अलग अलग थॉट है, वो हम देखेंगे पाकिस्तान में भी थ्रू आउट ऐसा रहा। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिसीज़, अब अगेन आपके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं है। मुल्क में ऐसी गवर्नमेंट है जो हर किसी से भट्टा करके बैठी हुई है। आप एक एयरलाइन चला रहे हैं, आपको किसी मुल्क के ऊपर से फ्लाई करने मना हो जाएगा। आप कोई ऐसे बिजनेस में जिसमें आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, अचानक से इंडिया की इंपोर्ट बैन हो जाएगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के जो हैं वो बहुत सारे उन बिजनेसेस को जो अक्रॉस बॉर्डर डील कर रहे होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं।
तो यानी कि अगर आपने कभी भी पॉलिटिक्स में काम की बात समझनी है तो बस ये जो एक सफ़ा आपके पास किताब में नजर आया जिसमें ये चंद फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। असूलन बस इतनी डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन किताब जो है ना वो बहती चली गई। उन्होंने कहा जी बिजनेसेस और गवर्नमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रेशर ग्रुप्स, लॉबी ग्रुप होते हैं, मुख्तलिफ लोग आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जैसे आप सुनते हैं ताजर बरादरी का गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे या नाकाम रहे, तो ये मिलके हमेशा जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि चीज़ों को इस तरह से लेके चलें, गवर्नमेंट को बताएं कि जी हमारी क्या नीड्स हैं, हमारे लोग किस तरह के हैं, उनको क्या परेशानी है, वो चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। तो इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं इस चीज़ का टैक्स कम कर दें, अगर आप टैक्स कम नहीं करेंगे हम बिज़नेस नहीं करेंगे, बिज़नेस नहीं करेंगे तो आपके कुछ और एम्स मुतासर होंगे। तो ऐसे में डिफरेंट तरह की आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ को उन्होंने डिफरेंट तरीके से बताया। उन्होंने कहा कुछ इन्फ्लुएंसिंग अप्रोचेज़ ये हैं कि स्टेक होल्डर्स की कोलेशन हो जाती है। बिजनेसेस जो है एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, कस्टमर, लोकल कम्युनिटी, उन सबको कहता है कि भाई ये देखें हमारा ये मसला है। लोग कहते हैं जी आपकी माल नहीं आ रहा, टोयोटा से कहते हैं जी आपके हमने ऑर्डर दिया था आप लोगों ने सप्लाई नहीं की, कहते हैं जी तुम्हें पता है मुल्क हमारे साथ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी लेके आए हैं, उस तरह की पॉलिसी लेके आए हैं। अब जब वो हर नीचे से ऊपर तक के लोगों की गाड़ी रोक लेंगे और उनसे कहेंगे देखो जी ये तो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, मुल्क ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है, तो फिर लोगों का एक प्रेशर क्रिएट होगा, फिर लोग जगह जगह आवाज़ उठाएंगे, मीडिया पे आवाज़ होगी, स्टेक होल्डर्स जो है वो कहेंगे, और अगर पॉलिटिकल इशू नेगेटिव है तो फिर स्टेक होल्डर्स भी परेशान होंगे। तो फिर आप ऐसे में स्टेक होल्डर से कहते हैं आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाओ, शोर मचाओ, धरने करो, जो भी करो, बस गवर्नमेंट को किसी तरह से मजबूर करो कि वो अपनी पॉलिसी ऐसे चेंज करे कि हमें फ़ायदा हो जाए। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग भी होता है। आप अक्सर ऐसे एड्स देते हैं जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज पे होते हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, और उसके अंदर जो है ना वो आप इस तरह के डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं जिससे गवर्नमेंट घबरा जाती है। गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा वो समझे ब्लैकमेल हो जाती है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बिजनेस की बात सुनना शुरू कर देती है। ट्रेड एसोसिएशन, अगेन मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ ताजर बरादरी है, ये वाली एसोसिएशन, वो वाली एसोसिएशन। किताब ने कुछ एग्जांपल्स दी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, तो एपमा फलाना फलाना अलग अलग तरह की एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो इस तरह के मुख्तलिफ इशूज़ को गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ बिजनेसेस को इकट्ठा करते हैं, उनकी कंबाइंड वॉइस लेते हैं और वो कंबाइंड वॉइस गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। डन। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जब हम मैनेज करने की बात करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पब्लिक अफेयर्स के अंदर आती है कि जी किस तरह से चीज़ों को देखना है, सारा कुछ है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो भी कोशिश करती है कि अपना एक विंग रखे। आपने देखा होगा जी गवर्नमेंट के फलाना मिनिस्टर ने आके टीवी पे बयान दिया कि जी ये ताजर बरादरी झूठ बोल रहे हैं, ये तो लोगों को लूटना चाह रहे हैं और हमारा मकसद तो पाकिस्तान के अवाम के वसीतर मफाद में काम करना है वगैरह वगैरह। तो होता ये है कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो लोगों को अफेक्ट कर रही है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स जो इन बिजनेसेस से कम्युनिकेट करते हैं और मीडिया पे आके बताते हैं वो नॉर्मली पब्लिक अफेयर्स हैं, और इसका बेसिक डिपार्टमेंट है फर्म का इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, ताकि जितने भी फर्म्स बिजनेसेस के इंटरेस्ट हैं वो पॉलिटिकली उनको साथ साथ देखा जा सके। देन हम कहते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के एग्जेक्टिव ज़्यादातर दिन क्या वो करते हैं, लॉबिंग कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिशियंस के विजिट्स वगैरह लोकेशंस पे करवा रहे होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को। तो होगा ये कि एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होगा जो गवर्नमेंट के पब्लिक अफेयर्स होंगे, और एक कंपनियों का, बिजनेसेस का डिपार्टमेंट होगा पब्लिक अफेयर का। ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कंपनियों का अपना वो विंग जो गवर्नमेंट से डील करता है, गवर्नमेंट का वो विंग जो बिजनेस से डील करता है। ये इकट्ठे बैठेंगे, चीज़ों को बातचीत करेंगे और किसी ना किसी एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। रफ्तार थोड़ी तेज़ है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और अच्छी खासी गैर ज़रूरी बातें हैं, लेकिन हमने कवरेज तो करनी है। यहाँ किताब जो है वो अचानक से किसी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में गौताजन होती है, और बजाय इसके कि ये बताएं कि बिज़नेस किस तरह से अफेक्ट करेगा और हम फ्यूचरिस्टिक होकर सोचें, वो आपको पास्ट बताना शुरू कर देते हैं। गालबन वो ये चाह रहे हैं कि आप अलग अलग एरा में अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सुने, समझें और फिर देखें कि उन्होंने बिज़नेस के साथ किया और फिर देखें कि बिज़नेस को उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो किताब यहाँ पे कुछ इराज हमें बताने लगी है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक के सारे इराज इन्होंने डिस्कस किए। हर इरा में बताया कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या प्लान था,
वो किस तरह से चलते थे, उनका फोकस क्या था, इससे बिजनेसेस को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, चीज़ें अच्छाई की तरफ गई या चीज़ें बुराई की तरफ गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फिर हमें एक जगह इकट्ठी हुई हुई नज़र आती हैं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि 1947 से 1958 तक, अगर आपके पास आईकेएप की किताब का पुराना एडिशन है तो उसमें टाइम लाइंस में उन्होंने कुछ गड़बड़ें की थी, मैंने उसको एडिट करके अपडेट कर दिया था। आईकेएप की इस दफ़ा कुछ चेंजेस आई हैं जिसमें उन्होंने टाइम लाइंस को दोबारा बेहतर करने की कोशिश की है। तो आपने लेटेस्ट बुक आईकेएप की या मेरे अगर नोट्स हैं तो लेटेस्ट वाले आपने यूज़ करने हैं ताकि आप उसको जज कर सकें। अब अगेन जैसे चैप्टर 7 की एक एक स्ट्रेटेजी पे हमने आधे आधे घंटे बात की, 20-20, 25-25 मिनट बात की, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते थे और वो समझना ज़रूरी था। ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसके स्टैट्स याद रखने ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर कितने % हो गया और फलाना कितने % हो गया, बस इसको थोड़ा सा थीम समझना ज़रूरी है। हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि हम ये समझ सकें कि डिफरेंट बिजनेसेस के क्या थीम थे, वो चीज़ों को किस तरह से लेके चलते थे और फिर उनके ज़माने में हुआ क्या। तो 1947 से 1958 तक इन 11 सालों में अगर आप देखें तो 4 गवर्नर जनरल, 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं। कायदे आज़म के जाने के बाद से ही सियासतें शुरू हो गई। इवन कायदे आज़म के बारे में भी अभी तक मिथ है कि वो तबई मौत मरे थे या उनको जो है वो एक एक्सीडेंटल तरीके से उनको उनकी एम्बुलेंस रुकवाई गई और वो इस तरह से करके उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे या व्हाट्सओएवर, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उनकी तबीयत ख़राब थी तो उनको एन यख सर्द तरीन इलाके में लेके गया और किताबों में मिलता है कि जी उनको ज़ियारत का एरिया बड़ा पसंद था इसलिए वो सैर करने वहाँ पे चले गए थे। हालांकि एक बंदा अच्छी खासी एज का हो तो ऐसे में इस तरह के सर्द मकाम पे जो है ना जाना मुनासिब नहीं है। तो और उसके बाद फिर उनके साथ डिफरेंट इंसिडेंट हुए। तो चक्कर ये है कि पैसा बड़ी गंदी चीज़ है। तो होता ये है कि बिजनेसेस के पास पैसा होता है, पॉलिटिशियंस के पास पैसा होता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो किताब ने ये हकाइक हमें बताए जो कि आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में कई दफ़ा पढ़े होंगे। अलग अलग टीचर, कोई किसी पॉलिटिकल विंग को सपोर्ट करता है, कोई किसी को, हर कोई बाइस्ड स्टैट्स बताता है। तो मैं आपको बस किताब जिस पैटर्न पे लेके चल रही है वो बताऊंगा। किताब भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी एक तरफ बाइस्ड होती है, लेकिन हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स और बिजनेस का आपस में किस तरह से कनेक्शन है। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की जो डेथ हुई लियाकत अली खान की, तो उसके बाद ब्यूरोक्रेट जो है गुलाम मोहम्मद जो है वो आए और वो जनाब गवर्नर जनरल बन गए और पॉलिटिशियंस को उसी दिन धचका पड़ गया था। यानी कि पॉलिटिशियंस ही मुसलसल लेगेसी चेंज करते रहते हैं तो मसला ना होता। अचानक से पॉलिटिशियन साइड पे होता है और एक ब्यूरोक्रेट जो है वो गवर्नमेंट का यूँ समझे एक अफसर आके और मुल्क पे राज करना शुरू कर देता है। उसमें 17 अप्रैल 1953 को उसने प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया एक और ब्यूरोक्रेट से, मोहम्मद अली बोगरा, और फिर उसने जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म की और अपनी पसंद से चंद बंदों को चूज़ किया कि जी ये मेरे वो होंगे, कैबिनेट होंगे, ये लोग मेरे साथ चलेंगे। और उसमें करते करते एक फ़ौजी भी सिलेक्ट कर लिया। जनरल अयूब खान जो है उनको अपना चीफ मिनिस्टर बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। पार्लियामेंट की तरफ से मिनिस्टर्स सेलेक्ट होते हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक साइड से है वहाँ से आके वो सेक्रेटरी सेलेक्ट होते हैं और उसके नीचे डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो आपने एक डिपार्टमेंट के बंदे को उठा के एक मिनिस्ट्री की सीट पर बिठा दिया। तो हुआ ये कि उन्हें गेम समझ आ गई। डिफरेंट गवर्नमेंट के टायर्स में आपस में टेंशन शुरू हो गई। पॉलिटिशियंस आते थे, उनकी हुकूमत आए, ब्यूरोक्रेट्स आते थे, उनकी हुकूमत आए, और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आर्मी के नुमाइंदे, उनको लगा कि अगर ऐसे ही है तो फिर क्यों ना हम आए। भाई ब्यूरोक्रेट तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके पास पावर नहीं है, हमारे पास तो पावर है। तो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते रहे, वो सारा कुछ हुआ। जो आता था उसको काम नहीं करने दिया जाता था। तो आप ये देखें कि 11 साल में 11 बंदे, जुल्म है। यानी हम कहते हैं वो जो 5 साल की गवर्नमेंट होनी चाहिए एक, तो ये 11 गवर्नमेंट्स 55 साल पे मुहित होनी चाहिए जो 11 साल के अंदर फारिग हो गए। इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है। पाकिस्तान नया नया बना है, इस वक्त आपको डेवलप होना था, सारा कुछ है, आपका कभी पानी रोक लिया जाता है, कभी कुछ और मसला। तो मुल्क में बिजनेस तो मर गया। इस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बिजनेसेस जो है वो जो डेवलप हो रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए, जो डेवलप बिजनेस थे वो डिस्टर्ब हो गए। लेकिन नया बिजनेसमैन ना उसका फ़ायदा हो गया। उसने देखा सारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, ना इनके पास रूल बनाने का टाइम है, ना कुछ और, ना गवर्न करने का टाइम है, ना खींचने का टाइम है। तो बिजनेस, कुछ लोगों ने अपने खामोशी से बिजनेस बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के शुरू करने शुरू कर दिए।
और बड़े अरसे तक वो अननोटिस रहे, जब तक वो कई करोड़ों तक बिजनेस पहुंचा चुके थे अपना। तो हुआ ये कि इस तरह की इंस्टेबिलिटी से बिजनेस है द अपॉर्चुनिटी कि वो इन्वेस्ट करे और ग्रो करे मिनिमम कंपेटिटिव प्रेशर के साथ। जो चल रहे थे वो तबाह हो गए, नए के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी, कुछ सियाने आए, उन सियानों ने हल्का हल्का सा अपने आप को डेवलप किया और गेम बढ़ानी शुरू कर दी। फिर जनाब अयूब खान साहब आते हैं, वो जनाब एक मिलिट्री कूप करते हैं। मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट पे हमला करती है और मुल्क के वसीतर मफाद में हमला करती है। वो ये कहते हैं कि जी अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुल्क तो कभी भी नहीं चलेगा। तो जनरल अयूब इस चीज़ को समझ रहा था कि वो एक अच्छा लीडर है, उसका एक अच्छा निज़ाम है और नीचे एक अच्छी फ़ौज है जो उसको सपोर्ट करती है। तो उसको ये समझ आया कि अगर ये इन पॉलिटिशियंस को हुकूमत करने दी तो ये तो एक दूसरे से ही लड़ते मरते रहेंगे और पाकिस्तान नहीं चलेगा। वो उन्होंने गवर्नमेंट पे कब्ज़ा कर लिया और कंप्लीट कंट्रोल जो है वो संभाल लिया। और कहाँ 11 साल में 11 बंदे आए थे, 11 साल तक के लिए मुल्क में आ गया। खैर मतलब उसका इरादा तो ज़्यादा का था, जब एक और फौजी भाई साहब ने गन पॉइंट पे उनसे जो है वो हुकूमत छीन ली। किताब ने वो एरा नहीं बताया, बड़ा बुरा एरा था यहिया खान वाला, जिसने जो है वो चीज़ें अयूब खान से तकरीबन ज़बरदस्ती छीनी है और उसके बाद फिर जो है ना भुट्टो ने मौके का भरपूर फ़ायदा उठा लिया। खैर अयूब खान ने मुल्क के ऊपर हुकूमत की, इकॉनमी को रिवाइटलाइज किया। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी अब मैं मुल्क में आ गया हूँ, सबको पता लग गया फौजी आ गया, इसको उतारना आसान नहीं है। अब सारे सीधे हो गए, नीचे इदारे काम करना शुरू हो गए, थोड़ा सा रिवाइवल हुआ, चीज़ें बेहतर हुई, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो बड़ी एक्सेप्शनल हो गई। गवर्नमेंट ने डैम्स बनाए, मैक्सिमम डैम पाकिस्तान में बने हुए उस ज़माने वाले हैं। एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू कर गई, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई, मुख्तलिफ बोनस वोचर्स वगैरह लोगों को दिए, उनसे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए। यानी कि अयूब खान ने आके कोशिश ये की कि मुल्क को चलाना है, मुल्क को स्टेबल किया, बिजनेसेस को चलने दिया और बिजनेसेस को वाकई ही चलने दिया। ये चलने दिया और वाकई चलने दिया में फ़र्क होता है। आप कहते हैं बिजनेस है, आप लीगल दायरे में रह के जो करना है करो। एक ये कि आप कहते हैं भाई मेरा पाकिस्तान मुझे चला के दे दो, जैसे मर्जी करना है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक स्मगलर को इजाज़त दे दें कि ठीक है तुम जितनी मर्जी स्मगलिंग करो, बस पाकिस्तान में इतना माल ले आओ कि पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाए। तो अयूब खान ने थोड़ा सा ये वाली साइड हल्की रखी, लोगों को फ्री हैंड दिया। जब लोगों को फ्री हैंड दिया तो लोग इजी हो गए। एक काम क्या किया उसने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको उठा के बैन कर दिया। उसने कह दिया पाकिस्तान में नो मोर पॉलिटिक्स। पता लगे जनाब वो हुकूमत कर रहा है, जो काम मुशर्रफ नहीं कर सका उसने खामखा पॉलिटिक्स दोबारा से शुरू कर ली। इसने पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो बैन कर दिया। अब पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता था, जो बोलेगा उसका जो है वो सर कलम कर दिया जाएगा और सख्ती प्रेशर सारा कुछ है। वो एक तरफ वो विंग संभाल लिया, दूसरी तरफ मुल्क के बिजनेस को का चल बच्चा खेल, जो करना है करो, कोई मसला नहीं, सारा कुछ है। तो उसका क्या हुआ, कुछ सियाने लोग थे, कुछ सियानी फैमिलीज थी, उन्होंने उसको फ़ायदा उठाया और तेज़ी से जो है वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई और आगे से आगे जाना शुरू हो गई। तो हुआ ये कि तकरीबन कोई 20-22 फैमिलीज़ के पास मेजर राशन इकट्ठा हो गया। सहगल फैमिली, फलाना फैमिली, फलाना फैमिली, उन्होंने उस ज़माने में एक्सेप्शनली ग्रो किया। उन्होंने देखा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट इस तरह से कर रही है कि कानूनी तौर पे भी हमें ज़्यादा तंग नहीं कर रही। तो वो फैलते चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, इन इक्वालिटीज़ की परसेप्शन जनरेट होना शुरू हो गई और लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अयूब खान जो है ना वो चंद फैमिलीज़ को पालने के लिए आया है और पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है वो तो बेचारे फारिग होते जा रहे हैं। इवन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसलों मसाइल होना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि पावर गेम में हम तो है ही नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं है। और ओवरऑल जो है वो उस वक्त का एक बहुत बड़ा खर्चा ये था कि इस्लामाबाद को न्यू कैपिटल के तौर पर उन्होंने डेवलप किया और उसको अच्छा खासा अच्छे तरीके से कवर किया। यहाँ पे एक जुमला, ये वाला, ये जुमला सुन के आपको दुख होगा। By 1969, manufactured exports were higher than combined export of Thailand, Malaysia and Indonesia. पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 1970 के आसपास की बातें कर रहे हैं। तकरीबन 53-54 साल पहले पाकिस्तान इन तीनों मुल्कों से ज़्यादा अकेला एक्सपोर्ट करता था। ठीक, तो अकेला ही पाकिस्तान इस लेवल पे एक्सपोर्ट करता था। तो इरा अच्छा था। एक चीज़ समझ आई, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई ना, मुल्क चलना शुरू हो गया। ये गेम जो है ना ये समझनी बड़ी ज़रूरी थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो मुल्क अच्छा चलता है, सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। खैर, भुट्टो आज तक ज़िंदा है,
अयूब खान की गुड गवर्नेंस, अयूब खान का बड़ा मज़ेदार सिस्टम, वो सारा कुछ है, लेकिन इंसान ना इसको जायका चेंज करना होता है। डेली बिरयानी भी नहीं खा पाता, डेली कुरमा भी नहीं खा पाता, डेली सादा खाना भी नहीं खा पाता। तो हुआ ये कि वो जो 11 साल अजियत रही थी, 11 पार्टीज चेंज हुई थी, वो 11 हुकूमतें चेंज हुई थी, वो किसी ने जो है वो हुकूमतें तो नहीं, मतलब 12 उसमें गवर्नर जनरल्स वगैरह भी थे, तो समझे 7 हुकूमतें और 4 गवर्नर जनरल चेंज हुए। लोगों को भूल गया 11 साल में, जो छोटे थे वो बड़े हो गए, जो बड़े थे और बड़े हो गए, जो बड़े थे उनको पता था मुल्क पे क्या गुजरी है, बच्चों को नहीं पता था। तो मसला ये है कि बड़ा अरसा गुजरने के बाद लोगों को भूल जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। जैसे आज इस वक्त किसी को नहीं पता कि मुशर्रफ दौर में क्या हो रहा था, और हमें नहीं पता कि भुट्टो के दौर में क्या हो रहा था। तो होता ये है कि लोग चीज़ें बदलना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ पे हुआ ये कि अयूब खान मुल्क चला रहा था, मुल्क को ग्रो कर रहा था, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आया कि मुल्क ग्रोथ पे जा रहा है। उन्हें ये नज़र आया कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, एक ही बंदा सारी चीज़ें कर रहा है। हालांकि वो बड़े अच्छे तरीके से चला था। एक प्रॉब्लम ये था कि इनइक्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई, क्योंकि उसने बिजनेस को फ्री हैंड दिया तो कुछ बिजनेस तूफानी ग्रो कर गए। अब सोचे ना, मतलब 22 फैमिलीज हों और पाकिस्तान 3 मुल्कों से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा हो, तो सोचें वो किस बड़े लेवल का कैपिटल अपने पास रख के बैठे हुए होंगे। तो गरीब को लगा कि जी हमें तो मार दिया, अयूब खान तो गरीबों का दुश्मन है। अयूब खान के ख़िलाफ़ नारे लगना शुरू हो गए, इसको किसी ने गाली दे दी तो ये बड़ा गैरतमंद आदमी था, ये बड़े दिन परेशान रहा कि नहीं मुझे गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। और अगेन फिर एक याह्या खान वाला भी हल्का फुल्का सा एपिसोड था, और मतलब वो तारीख के कुछ ख़तरनाक औराक हैं जिनको जो है वो किताब ने भी नहीं खोला, तो हम भी जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक बात ना करें, खामखा ऑन कैमरा रिकॉर्डेड क्लास में मैं को गुस्ताखी कर बैठा तो क्या होगा। हाँ, नया कॉलेज है, हंसी हंसी चलना है भाई। अब ये देखिए ना, दिस इज पॉलिटिकल फैक्टर। हम बिजनेस में बैठ के हम बोलते हुए डर रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी सारा कुछ है, हालांकि मैं इनके फेवर में बोल रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल भुट्टो ने देखा गैप का है, गैप ये है कि गरीब ये समझ रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है। भुट्टो बन गया गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और मुल्क में एक तूफ़ानी रेवोल्यूशन। मतलब लोग कहते हैं कि इमरान खान की कोई रेवोल्यूशन नहीं है, इसने तो कुछ नहीं किया। भुट्टो जिस लेवल पे उस वक्त, अच्छा इमरान खान ने जिनके अगेंस्ट किया वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उठा के जेलों में डाल देंगे, तो अब तंग आगे जेलों में डालना शुरू किया है, जब खुद इतनी जेलें खाई हैं पिछले इलाके में, पिछले जोन में। तो उसने तो उस ज़माने में जब आर्मी और वो सारा और मुल्क में इस तरह की टेंशन चल रही थी, उसने जनाब एक कैंपेन शुरू कर दी, रोटी कपड़ा और मकान। हम लोगों को, हम गरीबों को वो करेंगे। जो एंगर अगेंस्ट अयूब इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और ये था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं हो रहा, कुछ लोग अमीर से अमीर, कुछ लोग गरीब से गरीब, भुट्टो ने जनाब इसमें वो बात की। भुट्टो ने कहा जी हम आवाम को उसका हक दिलाएंगे, गरीब आवाम को उसका हक दिलाएंगे। ये पाकिस्तान के असल मालिक वो बिजनेसमैन नहीं है, ये आम इंसान है जो आवाज़ है। और जनाब लेबर, मजदूर, ये वो सारे कहते हैं जी ये भुट्टो जो है वो मतलब आ गया, और भुट्टो खप्पे, और भुट्टो जो है ना, तो नो डाउट बड़ा इन्फ्लुएंशियल लीडर था, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आया, रेवोल्यूशनरी था, गरीब आदमी की वाकई में बात करता था, दर्द रखता था, लेकिन बिजनेस की सेंस नहीं समझ सका बड़े अरसे तक। ये जो पाकिस्तान में इनइक्वालिटीज़ बनी थी, कम से कम पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई थी, पाकिस्तान में कम से कम लोगों को रोज़गार मिल रहा था। उसने आगे कहा कि जी जो इंडस्ट्री है, जो जिन्होंने कमाया है ना, ये पाकिस्तान का पैसा है, ये पाकिस्तान में रह के कमाया है, ये सब में बंटना चाहिए। और पाकिस्तान में जो ग्रोथ हो रही है उस पर गवर्नमेंट का हक है। वो जिस तरह की तालीम रखता था, जिस तरह का शऊर रखता था, उसने नेशनलाइज करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रीज़ को। बैंकों को उठा के गवर्नमेंट में डाल दिया, फलाना को उठा के गवर्नमेंट में डाल दिया। नेशनलाइज का मतलब ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर से ज़बरदस्ती बिजनेस छीन लें, और कहीं ये गवर्नमेंट का बिजनेस और कहीं ये आम आवाम का है। तो हुआ ये कि वो जो फैमिलीज़ के बड़े ज़बरदस्त बिजनेस सेटल हुए थे और वो आगे से आगे ग्रो कर रहे थे, इसने उनका जीना हराम कर दिया, उनके बिजनेस छीनने शुरू कर दिए ताकत के थ्रू और सारा कुछ। और जब भी अगेन वही बात है कि अमीर तबका है बड़ा, गरीब तबका है, अमीर तबका है कम और गरीब तबका है ज़्यादा। तो जब भी आप ऐसे ही काम करेंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले ज़्यादा होंगे और आपके अगेंस्ट आने वाले कम होंगे। और अगेंस्ट आने वाले के पास ताकत है और आप मुल्क में राज कर रहे हो, आपके पास भी ताकत है। ताकत को फारिग किया, आवाम की इतनी ज़ोर की आवाज़ उठी कि लोगों ने जा जाके मिलें जलाना शुरू कर दी, लोगों ने जा जाके ओनर्स को मारना शुरू कर दिया। और जनाब वहाँ मजदूरों ने उठ के कि जी एक भुट्टो है जो मजदूर की बात करता है, मजदूर के पास ताकत होगी तो खुद ही उठ के जनाब अपने सुपरवाइज़र को उठा के और बाहर फेंक देते थे। तो सारा कुछ हुआ,
नेशनलाइज किया और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है वो हल्की हल्की सी जर्नी शुरू कर दी। ऑयल प्राइस फ्लड्स और विड्रॉल ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस वगैरह उसने जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को वो किया। ग्रोथ रेट जो है वो हमारा 3.7% पे चला गया, जो कि 6% होता था 60s में, वो बेचारा नीचे चला गया। इनकम इनक्वालिटीज़ फिर भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेसेस को हैंडल नहीं किया, समझा नहीं, एक इकोनॉमिक सिचुएशन को नहीं हुआ। तो हुआ ये कि इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि जब बिजनेसेस ने कम सप्लाई देनी शुरू कर दी, डिमांड ज़्यादा थी, तो चीज़ें जो है जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो ज़्यादा वो कवर कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे वो फारिग होते जा रहे थे। लेबर रिफॉर्म्स वगैरह इनिशिएट हुई, लेबर को जो है वो पास से ज़्यादा राइट्स मिलना शुरू हो गए। भुट्टो जो है वो कहता था फ्यूडल सिस्टम को, ये जो जागीरदाराना सिस्टम है, इसको ख़त्म करना है। उसके टाइम पे एग्रीकल्चर वगैरह में बड़ा बेनिफिट हुआ। गरीबों की बात कर रहा था ना, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बेहतर वो हुई। और इसी तरह से जो बैंकिंग सेक्टर, जो कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ तक था, आहिस्ता आहिस्ता चल के वो रूरल एरिया में भी चला गया और चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई। तो कुछ सेक्टर्स बेहतर थे, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सिस्टम में कुछ चीज़ें अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी हों, सारी बुरी हों। तो हम देख रहे हैं उन सबके प्लस माइनस इम्पैक्ट। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो ये चाहता था कि जी पुअर, वर्किंग क्लास और सोशल को, मतलब कुछ आइडियोलॉजी होती है गवर्नमेंट के पास ताकत हो, कुछ कहते हैं अवाम के पास ताकत हो, अवाम ताकत का मंबा है। तो भुट्टो ने इस तरह की अप्रोच दी। अब बिजनेस को समझ आई कि नहीं भाई, यूँ नहीं चलेगा, अपने बिजनेस को रीअलाइन करो। तो जो सस्ता आटा देता था उसका बिजनेस चलता था, जो कहता था मजदूरों के साथ अच्छा करेंगे उसका बिजनेस चलता था। तो लोगों को समझ आ गई कि ये आदमी जो है ना, इसकी नेचर क्या है या इस गवर्नमेंट की थीम क्या है। उस थीम को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जैसे ये है कि आप अगर किसी कंपनी के पास जाते हैं बार्गेन करने के लिए, आपको पता है बहुत ही मजहबी आदमी है, तो आप वहाँ बैठ के कोई 2-3 हदीसें सुनाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी सी इस्लामिक बातें करते हैं, और कहीं अपना मुद्दा भी फिट कर देते हैं कि जिसको जो बात पसंद है। तो इसको जो बात पसंद थी, लोग उस तरह से आए। नेशनलाइजेशन जो है उसने एंटरप्रेन्योर और कैपिटल दोनों बाहर से, पाकिस्तान से बाहर फेंक दिए। लोग भी बाहर भाग गए और पैसा भी लेके बाहर चले गए, और यही लोगों ने वहीं पे बैंकॉक और वही इंडोनेशिया, वही मलाइशिया, वही सारी चीज़ें डेवलप करनी शुरू कर दी। और पाकिस्तान जो है वहाँ पे रुक गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो चुकी थी। बस ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री एनकरेज हुई, छोटे छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस थे उनको ग्रोथ मिली। और इसमें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस थे, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। ये जाता 1977 तक। देखें 1971 से 1977 और 1958 से 69, दरमियान में हमने 1-2 साल खा गए। हम नहीं बता रहे कि बीच में क्या हुआ था। ज़िया, भुट्टो जो है उसकी गवर्नमेंट को ज़िया ने वो किया। अब भुट्टो का क्या था, भुट्टो ने लोगों को आज़ादी दी, शख्सी आज़ादी, सोशल आज़ादी, मुल्क हो गया बहुत मॉडर्न। हम बाहर के मुल्कों के बड़े करीब के मॉडर्न हो गए थे। उस ज़माने की अगर आप कुछ तस्वीरें देखें, कुछ और वो देखें, तो पता लगेगा कि सोसाइटी बहुत ही गलत तरफ चल पड़ी थी। तो इतने अरसे मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही। एक तो लोगों का फिर मिजाज चेंज हो गया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये ऐसे वो ऐसे, और ये वो। अयूब खान का ज़माना कितना अच्छा हुआ करता था, बड़े किस्से सुनाते थे अपने बच्चों को। तो वो कहते थे काश फौजी आ जाएं, दोबारा मुल्क में जो है वो वो हो जाए, हरियाली हो जाए, और वो सारा कुछ है। तो हुआ ये कि जो ओवर मॉडर्नाइजेशन थी, ये ज़िया को बड़ी जहर लगती थी, और वही चाहता था कि पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर आए। और दूसरा, कहीं ना कहीं भुट्टो ने ग्रोथ नीचे की तरफ वो कर दी थी। लोग पुराने ज़माने से कंपेयर करते तो नज़र आता था चीज़ें नीचे गई हैं। इवन जिन गरीबों के लिए वो आवाज़ उठा रहा था, उन गरीबों को उनके हकूक़ भी उस तरह से नहीं मिल रहे थे। और फिर वो ईस्ट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, इस तरह के जो मामलात हैं वो होना शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भुट्टो वाला ये वाला दौर था, उसके कुछ रिपरकशंस थोड़े से ख़राब होना शुरू हो गए। और एक जगह आग तो ऑलरेडी चल रही थी। भुट्टो की गवर्नमेंट को इन्होंने ओवरथ्रो किया। गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो राइट विंग मिलिट्री लीडर ने ले लिया, ज़ियाउल हक। पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी को फिर बैन कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीशंस को फिर वो कर दिया। इसने थोड़ा सा समझा कि क्या करना है। थर्ड और लॉन्गेस्ट रूल है मिलिट्री डिक्टेटर का पाकिस्तान में। इसने कंपेन में हिस्सा लिया सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने में, कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद, कहीं ना कहीं कुछ और इस तरह से करके। तो इसको बाहर से अच्छे डॉलर्स वगैरह भी मिलने शुरू हो गए, और समझ आया कि पाकिस्तान को जो है वो बाहर की सपोर्ट भी। इकनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, GDP 6.6% तक चला गया, फलाना इस तरह से हो गया। लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपका कम था, मुल्क के अंदर प्रॉब्लम था। और डोमेस्टिक बोरोइंग जो है वो इन डेफिसिट्स के लिए
उस तरह से काम नहीं कर रही थी और कहीं ना कहीं थोड़े से मसले आना शुरू हो गए थे। जी हाँ, अब यहाँ पे किताब जो है ना वो जिस चीज़ पे खामोश है वो ये है कि ज़िया ने उस वक्त जब मुल्क को स्टेबल चलाया, तो जब इतने अरसे तक गवर्नमेंट स्टेबल होना तो लोग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमेशा जब भी आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो किसी बाइस बंदे से पढ़ेंगे, जिधर पढ़ेंगे किताब में पढ़ेंगे किसी बाइस ने लिखा होगा, किसी को कुछ पसंद है, किसी को जिसको जो पसंद होता है ना वो उसके फजाइल बहुत बयान कर देता है। तो ऐसे में बीच में कुछ चीज़ें गायब हैं। अब ये ज़िया का जो एक रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सी डिस्कशन नहीं हुई। ये मुल्क में बड़ा ज़्यादा इस्लामिक माहौल लेके आया, बाकायदा इवन न्यूज़ कास्टर्स वगैरह जो है वो अगर सर पे दुपट्टा लेके नहीं वो कर रहे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, और बहुत सारे छोटे छोटे से मदरसों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान में इस्लामिक उसको सपोर्ट किया। फिर कहीं ना कहीं वो अमेरिका को जो निकालना था अफ़गानिस्तान वाले मामले और इस तरह के जो वो थे, अब अमेरिका को सपोर्ट करना था जब सारी उसमें अफ़गानिस्तान वाले मामले में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट पे लोगों को भेजा जाना भी बड़ा ज़रूरी था। तो समहाउ पीछे कहीं ना कहीं एक रिलीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव। फिर वो कहते हैं 1988 से 1999 तक दो गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो की आई, दो गवर्नमेंट नवाज शरीफ की आई। एक गवर्नमेंट आती थी दूसरी उतार देती थी, दूसरी आती थी पहली उतार देती थी, कभी सदर असम्बलियाँ तहलील कर देता था, कभी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो करारदाद पास करते थे। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की खींचमतानी चल रही है, इस तरह की खींचमतानी पाकिस्तान में इन 11 साल चलती रही, जिसमें 4 गवर्नमेंट थोड़े थोड़े से टाइम के लिए आती थी, अभी वो स्टेबल होना शुरू होती थी कि फारिग हो जाती थी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आउट हो गया, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हो गई। ऑल्दो बिजनेस इन दोनों की प्रेफरेंस थी, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, ये दोनों हमेशा बिजनेस को पसंद करते थे और चाहते थे कि बिजनेस डेवलप हो। तो इनके पीरियड में जितना मर्जी इनस्टेबिलिटी रही हो, कहीं ना कहीं बिजनेसेस को कुछ ना कुछ सुकून मिला और उन्हें चीज़ें बेहतर तरीके से करनी शुरू कर दी। तो हम ये कहते हैं कि 1991 में जितनी मर्जी रिफॉर्म्स लेके आए, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो फॉल करना शुरू हो गए, एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यूअल एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं हो सके, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी में डाउन हो गई, लोकल इन्वेस्टर डर गया, ग्रोथ रेट नीचे आ गया, एग्रीकल्चर जो है वो उसने अच्छी आउटपुट दी, इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो नीचे चली गई और एक्सटर्नल डेफिसिट और इस तरह की चीज़ें वो होना शुरू हो गई। लेकिन 4 मेन फैक्टर्स, अब अगेन इस वाले एरा में जो 4 बातें जो काम की हैं, 4 मेन डिटर्मिनेंट्स जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वो क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और बार बार की गवर्नमेंट जिसमें बार बार डिसीजन रिवर्स हो रहे थे, इससे काफ़ी इंपैक्ट हुआ। मिस गवर्नेंस थी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्योंकि उनको तो अपनी गवर्नमेंट बचाने की पड़ी होती थी और दूसरे को दूसरे की गवर्नमेंट गिराने की पड़ी होती थी। पॉलिटिकल विल नहीं थी, सबको पता था हम आए हैं अभी दूसरे वाले 2-2.5 साल में हमें फारिग कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लिए, डैम शैम और इस तरह की चीज़ें, उन पर कोई काम नहीं हुआ। फिर कुछ अजीबोगरीब से शौक हुए पाकिस्तान में जनाब, वो मई 1998 में जो है वो न्यूक्लियर वो कर दिया, उसकी वजह से दुनिया का अच्छा खासा प्रेशर बढ़ गया। तो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने वो किया, लेकिन बोथ पार्टीज़ वर कमिटेड टू डीरेगुलेशन, थोड़ा सा ईजी किया जाए, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को आने दिया जाए, एंड रिलायंस ऑन मार्केट फोर्सेस, के मार्केट डिफाइन करें कि क्या प्राइसेस होनी चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। 1999 से टू प्रेजेंट इन्होंने लिख के पहले परवेज़ मुशर्रफ का बताया और थोड़ा सा हल्का सा इसका आगे का आइडिया दिया है। परवेज़ मुशर्रफ जनाब आता है अक्टूबर 1999 में मुल्क के वसीतर मफाद में, और अगेन जब भी कोई बात बता रहा होता है तो वो थोड़ा बायस्ड होता है। मैंने ही वो वाला एरा देखा है, मैंने अयूब खान का एरा नहीं देखा, मैंने भुट्टो का एरा नहीं देखा, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या मसलो मसाइल थे, बट मैंने बड़े तबाह हुए पाकिस्तान में, बड़े अजीब व गरीब से पाकिस्तान में एक डिक्टेटर को आते देखा है, और उसके बाद मैंने जो ग्रोथ देखी है, पाकिस्तान आईटी में ग्रो कर रहा था, सबको पता था सर पे फौजी बैठा हुआ है, उसने जनाब इन दोनों को तकरीबन जो है ना वो इस तरह से परेशान किया कि ये खुद ही से जला वतनी पे चले गए। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ वगैरह ये मुल्क से बाहर चले गए, और मुल्क के वसीतर मफाद में जो है वो मुशर्रफ और मुशर्रफ ने सिस्टम रूल करना शुरू किया। कुछ अरसे तक मुल्क पे अकेले रूल किया, मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल किया, लेकिन वही बात है लोगों की फिर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो इसने सोचा ऐसा ना हो कि मैं भी अयूब खान की तरह बुरा समझा जाऊँ, सारा कुछ है। इसने प्रेशर में आके पॉलिटिकल विंग ओपन कर लिया, मुल्क में इलेक्शन करवाए और अपने कुछ सपोर्टर्स को बीच में लेके आया। नून लीग का एक टूटा हुआ, यानी कि उस वक्त नून लीग नहीं होती थी, मुस्लिम लीग होती थी, मुस्लिम लीग से कुछ लोग आगे आए काफ लीग बना के,
और उनके साथ इसने डील की। उसने कहा ठीक है जी, मैं आपको पॉलिटिकल पावर दूंगा, आप मुझे सपोर्ट करें। तो जनाब एक कैंपेन शुरू हो गई, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में काफ लीग ने वसी तर पैमाने पे मुल्क में जो है वो हुकूमत बना ली, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वगैरह का भी रोल था। तो इसने अपने साथ बड़ी दोस्ती वाली एक ऐसी पार्लियामेंट बना दी जो इसके नीचे चलती रहे। तो ऊपर डिक्टेटरशिप थी और नीचे दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो एक डेमोक्रेसी थी। तो उससे क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक मामलात वो देखते गए, मुल्क की ग्रोथ ये देखता गया, और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हुई। अब देखते हैं किताब वालों ने क्या कहा। टेक्नोक्रेट जो है वो गवर्नमेंट में है, इसका मानना ये था, यानी कि बड़े अरसे बाद तालीम की मिनिस्ट्री पे ऐसा बंदा बैठा था, अताउर रहमान था, वो बड़ा लेजेंडरी बंदा था जो कि तालीम को समझता था। इसने सही डिपार्टमेंट पे सही बंदा बिठाया। मतलब मुशर्रफ के बारे में ये था कि वो समझता था कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह से। इवन बीच में मुल्क में मसलो मसाइल हुए, दुनिया 2004-05 में बड़े गंदे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, दुनिया में ये हालात 2004-05 में बहुत शिद्दत से आए थे, रिसेशन था पूरी दुनिया में। उस टाइम पे सबको नहीं समझ आ रही थी क्या क्या करना है। मुशर्रफ ने एक अजीब सी हरकत की जिसकी बड़ी अपोजिशन हुई। एक इकोनॉमिस्ट को ला के मुल्क का वजीर आज़म बना दिया। पहले इकोनॉमिस्ट को बाहर से इंपोर्ट किया, फिर उसको इलेक्शन लड़वाया, फिर इलेक्शन लड़वाने के बाद उसको वो करके और वज़ीर आज़म बनवाया, और उसको कहा कि अब तुमने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने और मुल्क को चलाना है। तो जिस वक्त पूरी दुनिया इस तरह के क्राइसिस से गुजर रही थी, पाकिस्तान में डॉलर भी स्टेबल था, 60 रुपये पे डॉलर होता था। और हम बहुत कोई 70-80 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, हम 20-22 साल भी नहीं, तकरीबन कोई 17 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। और चीज़ें बड़ी स्टेबल हुई हुई थी, सारा कुछ अच्छा। फिर इसके दौर में क्या हुआ, वो वाले मामलात भी शुरू हो गए। 9/11 का वाक़या होता है। एक बिल्डिंग तबाह होती है और उसके बाद अचानक से वो सारा मलबा अफ़गानिस्तान और फलाना। और फिर इसको ये समझ आया कि इस वक्त अगर जो है ना, वो इंडिया ने कहा जी हमारी बेस ले लें और अफ़गानिस्तान पे हमला करते हैं, और रास्ते में पाकिस्तान आता है उसे भी उड़ा देंगे। इसको ये समझ आ गया कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ना इस वक्त मुझे अमेरिकन को इन करना है। इसने इन किया और बड़ा खूबसूरत धोखे दिए। वो आज तक मानते हैं कि इसने हमें बड़ा पागल बनाया। उनको कहा हम आपके लिए जंग लड़ेंगे, आप बस हमें पैसा भेजते रहो, जंग हम लड़ेंगे। तो नेटो सप्लाई, पैसा, ये वो, आधा वहाँ लगता था, आधा यहाँ लगता था। और कहीं ना कहीं उनको बड़े अरसे तक ये फील देते रहे कि हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ जाके उनसे दोस्तियाँ भी कर रहे होते थे, कुछ सिम्बॉलिक लड़ाइयाँ करते थे। बट उसकी वजह से क्या हुआ, अब उसको वो स्ट्रेटजी की जो मर्जी सोच रहा है। जिनके इलाकों में बम फट रहे हैं उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने जनाब फिर एक मोशन शुरू की, जिसके बाद जो है वो लोगों में इस्लामिक वो आगाही जनरेट की और उनको जहाद की फजीलत वगैरह बताई गई। और कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ना शुरू हो गई, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई, और चीज़ें गलत डायरेक्शन में जो है वो मूव होना शुरू हो गई। तो फिर धमाके, फिर दहशतगर्दियाँ और इस तरह के मसले जो है ना वो अच्छे खासे बढ़ते चले गए। ठीक है, सिचुएशन जो है वो मार्च 2007 में और ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से जो है वो एक जज की तौहीन हो गई कि जी वो चीफ़ जस्टिस साहब हैं और उनको इन्होंने बड़े गलत तरीके से उनको जो है वो एक तरह से अरेस्ट किया, या जो भी था, जस्ट बिकॉज के वो जो डिसीजन दे रहे थे वो मुशर्रफ को लगा कि वो मुल्क के वसीतर मफाद में नहीं है। बाद में दुनिया को नज़र भी आया कि वो उस वक्त जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल करना ज़रूरी था। लेकिन हुआ ये कि वकला ने एक मुल्कगीर तहरीक शुरू कर दी, और उन्होंने कहा जी इसको हटाओ यहाँ से, और सारा कुछ है। और ये छोटी तहरीक नहीं थी, तकरीबन पहले तो 2-2.5 महीने बड़ी तेज़ी से चलती रही। फिर हर वीक में एक दिन माल रोड हमेशा बंद हुई पड़ी होती थी लाहौर में, और जनाब कराची में कुछ और रोड्स बंद होती थी। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बड़े ख़तरनाक तरीके से चलना शुरू हो गई, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये बुरा आदमी है, बुरा आदमी है, बुरा आदमी है। और कहीं ना कहीं उसको भी ये बुरा लगता था कि लोग उसे बुरा आदमी कहें। बड़ा विजनरी आदमी था, बड़ी अच्छी तकरीरें करता था, दुनिया में जाके पाकिस्तान का इमेज बेहतर करता था, अंग्रेज़ों को डील करता था, उनसे पैसे मंगवा के पाकिस्तान में लगाता था। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे डायमेंशन में, बड़े अच्छे तरीके से उसने हैंडल करना शुरू कर दी। बट ये अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसने चीज़ें आउट कर दी। वकला की तहरीक जब बहुत ज़ोर पकड़ी तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको एहसास हुआ कि यही एक तरीका है मुशर्रफ से जान छुड़ाने का। थोड़ा सा नून लीग ने सपोर्ट शुरू कर दी, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी से आगे आई और उन्होंने उस में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी लेके आए। खैर फिर क्या हुआ, मुशर्रफ वॉज फोर्स्ड, मुशर्रफ थोड़ा सा परेशान हुआ
कि अब क्या करें, इन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बना। लोगों ने कहा भाई ये जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, आपने मुल्क की 2 मेजर पार्टियों को तो बाहर भेजा हुआ है और एक पार्टी के बंदे आपने साथ में लाए हुए हैं, तो अब वो पार्टीज़ वापस आएँ, इलेक्शन करवाएं और उनको हुकूमत दें। ही वॉज फोर्स्ड अ सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर भी था। जिन कम्युनिटीज़ में बैठता था वो भी कहते थे देखें जी हम गंदे हो रहे हैं माशाल्लाह, और वो सारा कुछ है। इवन फौजी कम्युनिटी के अंदर आवाज़ उठना शुरू हो गई, क्योंकि जज आपसे नाराज़, वकील आपसे नाराज़, पॉलिटिशियन आपसे नाराज़, मजहबी कम्युनिटी आपसे नाराज़। सिर्फ बिजनेसेस थे जो थोड़ा सा बेहतर चल रहे थे और बाकी सब अफेक्ट हुए हुए थे। तो जब सारे अफेक्ट हुए होते हैं तो फिर अब इसमें क्या हुआ, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुल्क वापस बुलाया गया, दोनों को इजाज़त दी गई कि आप कैंपेन करें। नून लीग के आने पे मुल्क को बहुत ज़्यादा कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने उतनी अच्छी बेस नहीं बनाई हुई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। बेनज़ीर भुट्टो वापस आई और जनाब ज़बरदस्त और ये वो, और पूरा पाकिस्तान जो है वो उसके नारों से गूंज उठा और सबको हुआ लो जी अब ये जो है ना भुट्टो की बेटी आई है तो ये जो है वो मुल्क को चेंज करेगी। जिस तरह से पिछले भुट्टो ने पिछले मिलिट्री लीडर को फारिग किया था, ये वाला भुट्टो जो है, ये छोटी वाली भुट्टो जो है वो इस छोटे वाले मिलिट्री लीडर को फारिग करेगी। सारा कुछ होना शुरू हो गया कि अचानक से बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हो जाता है एक पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान, एक जलसे में, जलसे से बाहर निकलते हुए इस तरह से करके, और उसको फायर मार के ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस सारे मामले से अचानक से मुल्क में बड़ा एक टेंशन फैल गई। 3 दिन तक मुल्क में बहुत ही वर्स्ट किस्म की सिचुएशन रही। पूरे मुल्क में तोड़फोड़ शुरू हो गई। लोगों ने गमो गुस्से का इजहार किया, कंपनियों के दरवाजे तोड़ दिए, जो गाड़ियां सड़कों पर होती थी उनके शीशे तोड़ देते थे, घरों पे पत्थर फेंक देते थे, मुख्तलिफ बैंकों को तोड़ फोड़ दिया, जला दिया, बहुत सारे बिजनेसेस को जला दिया। बैंकों पर जाके जो बाहर ATM मशीन है उस पर गमो गुस्से का इजहार किया, उसको घूंसे मारे, उसमें से पैसे नहीं निकलते थे। फिर अक्सर लोग वो ATM मशीन तोड़ के उठा के अपने साथ डाले में रख के ले गए कि ठीक है हम तसल्ली से इसका ऑपरेशन करेंगे। यानी कि एक लाकानूनियत 2-3 दिन तक ना इतना मसला बना हुआ था कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुल्क में लोगों में गुस्सा बहुत था और गुस्से का फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने फिर मुल्क को लूटा भी बहुत। घरों में डाके पड़े और वो बड़ा एक वर्ष से 2-3 दिन थे जिसमें पाकिस्तान में जो है ना वो हर शरीफ आदमी अपने घर में डर के बंद होके बैठा हुआ था कि नहीं भाई ख्याल करना है, बाहर तो लोग आग ले लेके फिर रहे हैं। इतनी सारी बिल्डिंग्स जली, इतना सारा मसले हुए, और उस सब के बाद जो है ना सबको ये हुआ कि जी ये मुशर्रफ ने कराया होगा। वो वाली सिचुएशन ऑलरेडी पहले नेगेटिव चल रही थी, अब ये चीज़ भी मुशर्रफ के ज़िम्मे पड़ना शुरू हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको वो किया और जरदारी जो है उसने मौके का फ़ायदा उठाया। वो पाकिस्तान आता है, इवन बेनज़ीर भुट्टो जरदारी को साथ नहीं लेके आई थी। उसे पता था ये बंदा साथ जाएगा तो मेरी कैंपेन ख़राब होगी, क्योंकि वो नोटोरियसली वो ख़राब आदमी था। सबको पता था कि ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें डील करता है। एक ज़माने में मिस्टर 10% और इस तरह से मशहूर हो गया था, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरा इमेज ख़राब हो। वो उसे वापस नहीं लेके आई थी। अब अचानक से जरदारी साहब वापस आते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मसीहा को तो पाकिस्तान के लोगों ने मार दिया, और इन्होंने मुझे विल दी थी और उन्होंने कहा था मुझे ख़तरा है, और उन्होंने कहा था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपने मेरे लिए मुल्क के मोहतरम पे जाके जो है ना वो उसकी भलाई का सोचना है। और फिर जनाब एक कैंपेन शुरू हो गई। जिस तरह से इमरान खान ने अंदाज़ा लगाया ना कि जो छोटा वोटर है, बच्चे, यंग वोटर, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसने बच्चों पे काम किया कि बड़े तो समझदार हैं, बच्चों ने नहीं देखा हुआ मुल्क के अंदर क्या हुआ, तो उन्हें नहीं पता कि कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अच्छी है। इसी तरह से जरदारी ने ख़वातीन पे काम किया। उसको पता था आधी पॉपुलेशन ख़वातीन की है, अगर ये वोट डाल देना तो गेम बदल जाएगी। तो जनाब वो फिर एक नगमा बना के भुट्टो की बेटी आई थी और ऐसा हुआ था, और गांव करिया जाके कहा गया कि देखो जी वो एक औरत ने तुम सारी औरतों के मफाद के लिए जान दे दी और तुम सारी औरतें घरों में बैठी रहोगी, वोट नहीं डालोगी। तो जनाब ऐसी अवाम पागल हो गई, पूरा मुल्क जो है एक भरपूर अक्सरियत से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई, और जो नून लीग है वो आ गई अपोजिशन में। और थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान का रोल था, वो टॉक शोज़ में आके काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह मचाया करता था। तो वहाँ से जो है फिर हमारा एक इराद फिर से वो वाला शुरू हो गया। जरदारी आया, आते साथ ही चीज़ें इतनी अजीबोगरीब तरीके से वो हुई। इनको पीछे से धमाके वगैरह तो विरासत में मिले ही थे, जो मुशर्रफ के
दौर के एंड का वो था, इन्होंने और चीज़ों को भी सही से कंट्रोल नहीं किया, ना ऑयल को कंट्रोल किया, ना प्राइसेस को कंट्रोल किया। डॉलर शूट होना शुरू हो गया, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। वो 60 वाला डॉलर जो है वो उठ के 100 के आसपास चला गया। उसके अलावा अब 60 से 100 की जंप बहुत बड़ी जंप है, मतलब वो परसेंटेज वाइज देखें तो आप देखेंगे तकरीबन डबल हो के करीब पहुंच गया। जरदारी ने बिजनेसमैन को छूट दे दी, जैसे करना है करो, बस मुझे मेरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहो। अब आप समझ रहे हैं कि वो सपोर्ट किस फॉर्म में होनी है। तो फिर क्या हुआ, जो मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने कारोबार शुरू कर दिए। कोई जनाब ये ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है तो उसने अपनी बसें चला दी, रेलवे को फारिग कर दिया। किसी ने कुछ और वो किया, उस बिज़नेस को फारिग कर दिया। जिस बिज़नेस में जो करप्शन, बेईमानी और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई, मुल्क जो है उसमें बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई। 17-17 घंटे लाइट जाना शुरू हो गई। उसके अलावा जो अल्टरनेट सोर्स था एनर्जी का, CNG वगैरह, वो लोग उस पर डिपेंडेंट होने लग गए। तो वो वीडियोस आती थी कि दुनिया की सबसे बड़ी CNG की लाइन, तो पता लगता था कि 250-250 गाड़ियाँ लाइन में लगी होती थी, तब जाके उनकी बारी आती थी। 6-6 घंटे बाद बारी आती थी, उनको CNG मिलती थी। पेट्रोल का शॉर्टेज था मुल्क में, एनर्जी का शॉर्टेज था, और धमाके और वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो अगेन ये थोड़ी सी इन्होंने आगे डिस्कशन की है, जिसमें इन्होंने इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो 23 गवर्नमेंट्स उसमें, यानी यहाँ तक बात करके ना टू प्रेजेंट कुछ और बातें शुरू कर दी, लेकिन कुछ और बातों में उसमें फिर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वगैरह का वो हुआ है। तो हुआ ये कि मुल्क का अच्छा खासा सत्यानाश फिरा। नवाज शरीफ वगैरह अपोजिशन में थे, इन्होंने कुछ हल्के फुल्के शोर मचाए, लेकिन ये बिलीव करते थे फ्रेंडली अपोजिशन में, ये नहीं ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते थे। जिस भी जगह गवर्नमेंट का कोई फैसला मानने वाला होता था ये मान लेते थे, और इन्होंने खूब उन्हें मौका दिया चलने का। और मीनवाइल खामोशी से जो सूबा इनके पास था, दैट वाज पंजाब, उसकी गवर्नेंस इंप्रूव करते गए। तो ये टाइम आ गया कि सारा मुल्क हमेशा हसरत से पंजाब की तरफ देखता था कि पंजाब इतनी ज़बरदस्त गवर्नेंस और सिंध तबाह हुआ पड़ा हुआ है, बलोचिस्तान के ये मसले हैं, KP के में इस तरह के मसले हैं। तो पंजाब को एक मिसाली सूबा, जो कि एक सबसे बड़ा सूबा था, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा थी, इतने बड़े सूबे को बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्रोल किया। तो ये जो आप अक्सर सुनते हैं ना, तजर्बाकार आ गए, इनसे नहीं चल रहा, तो शहबाज शरीफ ने तकरीबन 8-10 साल उस जोन को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। और मुल्क में सबको था कि जी पंजाब जैसी गवर्नेंस अगर पूरे मुल्क में आ जाए तो क्या कमाल है। इन्होंने परफॉर्मेंस पे काम किया उस वक्त, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इनकी करप्शन और वो पीपल्स पार्टी वगैरह के इस तरह के मसलों मसाइल वो हुए थे। तो फिर क्या हुआ, जो अगला इलेक्शन हुआ, उस अगले इलेक्शन में नून लीग एक बड़ी अच्छी खासी मेजॉरिटी से आ गई, और फिर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो है वो और PTI अपोजिशन में चली गई। नून लीग को मिली ख़तरनाक अपोजिशन, इमरान खान चैन लेने वाला बंदा ही नहीं है, वो पठान है, जज्बाती है, जोशीला है। तो इस दफ़ा जब नून लीग आई है ना, तो हमें बहुत बुरा दौर देख रहे थे। मतलब मुझे याद है कि जिस वक्त नून लीग आई है उस वक्त तकरीबन 16 से 17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, मुल्क में मुसलसल धमाके हो रहे थे, एनर्जी की शॉर्टेज थी, CNG मिलती नहीं थी, फलाना इस तरह से होता था। ये लोग आए हैं तो इस दफ़ा इनको ना मूड था वही वाला कि जो पंजाब के साथ किया है वो ना, बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। तो मैं खुद नून लीग को कभी भी बहुत पसंद नहीं करता था, बचपन से देखा था अच्छे लोग नहीं है। फिर मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, फिर मुशर्रफ ने इनको क्यों बाहर भेजा, फिर वापस आए तो कौन से अच्छे वो। लेकिन इस दफ़ा ना नज़र आ रहा था कि काम करने के मूड में आए हैं। एकदम से मुल्क में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, पावर प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। बहुत सारे पावर प्लांट जरदारी के दौर में भी लगे, लेकिन सारे रेंटल पावर प्लांट थे कि पावर प्लांट लगाते थे, उनको किराया देते थे, और वो अपने ही बंदे होते थे जो उधर से भी पैसे कमा रहे होते थे। इन्होंने पावर सेक्टर पर काम किया। वो लोड शेडिंग जो 17 घंटे पे चली गई थी उसको ले आए दिन में 2 घंटे के करीब, ओवर 2 ईयर्स। चीज़ों को बेहतर करते करते डैम्स वगैरह के बारे में सोचा, डैम के लिए जगह ले ली, और तकरीबन जैसे बीच में वो हुआ कि इमरान खान ने कहा जी पिछले उन्होंने तो डैम पे सोचा ही नहीं, मैं ही सोच रहा हूँ। तो उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी हमने 1.5 साल पहले ज़मीन ले ली, अभी ये काम हो गया, वो काम हो गया, फिजिबिलिटी बनी है, हम तो वहाँ डैम शुरू करने लगे हैं। लेकिन हमारी आदत नहीं है कि हम TV पे आके बार बार तकरीर करके बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं और किस तरह से। इमरान खान ओवर एक्सप्रेसिव, उसको पता था आज की कौम यही चाहती है, परफॉर्मेंस नहीं चाहती, वो चाहती है कि बस दिखे कि परफॉर्मेंस हो रही है। वो सोशल मीडिया का आदमी है ना, तो उसको पता है कि जैसे अभी क्या होता है सोशल मीडिया पे, कुछ टीचर्स हैं क्लासों में पढ़ा रहे होते हैं और कुछ टीचर्स सोशल मीडिया पे आके साबित कर रहे होते हैं कि वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को,
कि आपको हमने नोट्स दिए, आपको हमने ऐसा कर दिया, हम वैसा कर दिया, हम आपके लिए यूँ करेंगे, जान दे देंगे फलाना, क्योंकि उनको पता है कि लोग इधर से मोटिवेट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली टीचिंग एक डिसेंट प्रोफेशन था और अब फेसबुक पे जाके जो है वो करना पड़ता है। अब मतलब हमें भी अपनी कोई क्लास करनी हो तो मैं फेसबुक पे जाके मुझे पोस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को जितना मर्जी बता दें, सीना बसीना जितना मर्जी हो, बहरहाल आपको एक वोविंग भी जारी रखना पड़ता है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कहीं ना कहीं एक खतरनाक अपोजिशन शुरू कर दी। अब ये लोग काम कर रहे होते थे, ये जो डिसीजन करते थे उसमें ये मसला ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, और ये लोग मूड में थे साफ सुथरी सियासत के। तो इनका ये नहीं था कि हम इनको उठा के जेलों में डाल दें, फलाना करें, मतलब उस वक्त आसान था कि इनको उठा के जेल में डालते, अब ईजी होते और काम करना शुरू करते। तो उस टाइम पे मुझे नज़र आया कि अब सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है ना कुर्सी की ख्वाहिश है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जी ये अगर तो जीडीपी यहाँ तक पहुँच गया था तो क्या ज़रूरत थी रिजीम चेंज की। तो अगर आप 2017 के स्टैट्स देखें ना तो मुल्क बहुत बेहतर हो गया था। इकोनॉमिक कॉरिडोर तकरीबन ओपन होने वाली थी, चाइना आधा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुका था, पूरी पूरी कॉलोनीज़ बन चुकी थी और बड़ा एक अच्छा रास्ता बन गया था। तुर्की के साथ बड़े ज़बरदस्त वो बन गए थे, रिलेशन बन गए थे। IMF से हमने लोन लेने की शरह बड़ी कम कर दी थी। देन किताब में जिस वक्त से उन्होंने उठाया उस वक्त से अगला मॉडल नहीं है। फिर जो है वो इमरान खान ने जो है वो एक मुल्क गिर तहरीक, धरना फलाना और इस तरह से वो कर दिया। पब्लिक को हमेशा शोर शराबा पसंद है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धरना दिया। वहाँ पे डेली रात में कॉन्सर्ट होता था, लोग वो फुल फन टाइम होता था, सारे लोग दिन भर में अपने काम करते थे, रात में जो है वो अपनी पसंद के सिंगर्स को सुनने चले जाते थे। तो रात की तस्वीरें आती थी, वो जनाब ऐसे सोशल मीडिया पे एक ऐसा जोर बन गया कि जी मुल्क में इमरान खान है। अब जनाब इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दी और जनाब इस्लामाबाद तक पहुंच गए और ख़तरनाक बिल्डिंग्स के पास पहुंच गए, जिससे फिर ये एस्टेब्लिशमेंट को, फिर फ़ौज को ये हुआ कि यार ये तो बिल्कुल ही मुल्क को तबाह कर देंगे और ये आ गए तो फिर हमारी तो कभी भी नहीं बारी आ सकेगी और हम भी फारिग हो जाएंगे। आपस में डील हुई, उन्होंने कहा जी आप टेंशन मत लें, इसको नाहल करवाते हैं, आपको लेके आते हैं। तो वही वाली डील जो अब इसके अगेंस्ट हुई है तो वो उसको अब बुरी लगना शुरू हो गई। पहले एक प्रॉपर डील थी और वो सारा तो खैर नवाज शरीफ को नाहल कर दिया गया। अचानक से एक पनामा का केस आता है, पनामा के केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, GIT बनती है, पनामा में इमरान खान की भी कंपनी निकल आती है, उसको फिर एकदम से गायब कर दिया जाता है कि जो अकाउंटेंट ने मशवरा दिया था इसलिए ऐसा किया था। और फिर इनके केस खोलते हैं और फिर चलते चलते अचानक से एक इशू पकड़ते हैं कि जी वो अकामा था दूसरे मुल्क का और अपने बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए, ये इतना बड़ा जुर्म है कि वज़ीर आज़म को फारिग कर दो। मतलब नज़र आया, एकदम से लोगों को नज़र आया कि क्या हुआ, लेकिन वेव इमरान खान की तरफ थी, उसका फ़ायदा उठा। अगले इलेक्शन हुए, वो वेव उसी तरह से चली। इमरान खान ने बड़े अच्छी कंपेन की, मुल्क में आया और मुल्क में आके जनाब मुल्क चलाने की कोशिश की, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इकनॉमिक्स में सही बंदा नहीं लेके आया। उनका ब्रेन था PTI का असद उमर। असद उमर जितनी अच्छी तकरीरें करता था सबको लगता था ये बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है, ये मुल्क चला देगा। 9 महीने के लिए वो आया और उसने मुल्क को इतना कहाँ से वो करके जरदारी के दौर पे वापस ले आया। सत्यानाश हो गया। बहुत अजीबो गरीब से फैसले होते थे। मुझे याद है इसने 1 मिलियन लोगों को टैक्स का नोटिस भेजा। किनको? फाइलर्स को। क्यों? कि आपका ऑडिट खुल गया। और फिर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर 20,000 दे दें तो ऑडिट बंद हो जाएगा। और भाई साहब ने बैठ के कैलकुलेशन थी गवर्नमेंट को कि देखें जी जो टैक्स पेयर हैं ये ऑडिट नहीं करवाना चाहेंगे, ये 20,000 रुपये देंगे, हालांकि हर टैक्स पेयर चोर होता है, तो ये 20,000 देंगे और 20,000 इंटू 1 मिलियन गवर्नमेंट के ख़जाने में इतना पैसा आ जाएगा। अब हुआ ये कि जब सारे लोगों को ये नोटिस आए, अब मेरे पास नोटिस आया, मैं परेशान हुआ। मैंने कहा मैंने एक एक चीज़ हमेशा साफ रखी है, लेकिन टैक्स ऑडिट बचाने के लिए क्या देना पड़ेगा? 20,000 रुपया। मैं नहीं चाहता मेरा टैक्स ऑडिट, मुझे सब ने कहा पागल हो गए हो, तुम्हें 6 चक्कर लगवाएंगे, तुमसे 15 तरह की इन्फॉर्मेशन लेंगे, तुम क्लासें छोड़ छोड़ के हर वक्त जाके वहाँ नोटिस भरते रहोगे, तुम्हारा खर्चा इस केस को डील करने में लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। 20,000 दो और साइड पे हो जाओ। खैर अगेन मैंने उस पर फिर पूछा, लोगों ने कहा नहीं अभी होल्ड करो, अभी देखते हैं किस तरह से है। तो जो शरीफ आदमी है वो अपनी शराफत का भरम रखने के लिए सोचना शुरू हो गया कि मैं 20,000 भर दूँ। और जो बदमाश आदमी है उसने सोचा 20,000 दे दूँ, करोड़ों साफ हो जाएंगे। तो जो अच्छे आदमी थे वो घबरा के टैक्स नेट से निकलना शुरू हो गए और जो बुरे आदमी थे उन्होंने करप्शन खुल के वो कर दी, क्योंकि उन्हें पता था सेक्शन फलाना 2 समथिंग D था, उसके मुताबिक जो है वो आप 20,000 दे दो तो आपका टैक्स ऑडिट बंद हो जाएगा। तो आप करो 25 करोड़ की गड़बड़, 20,000 रुपये दो, साफ़ कर दो।
फिर एमनेस्टी स्कीम और इस तरह की चीज़ें वगैरह जो दोबारा से आई, जिसमें ये था कि काला धन सफ़ेद करना है, इतने % दो और फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो अपने पहले मिनिस्टर्स ने उसमें हाथ धोए, फिर बिजनेसेस ने हाथ धोए। तो हुआ ये कि इस सारी चीज़ से जो है ना इकोनॉमिक्स आउट हो गई। इन्हें समझ नहीं आया कि कब डॉलर हाथ से निकल गया, कब पेट्रोल हाथ से निकल गया, और वो जिस तरफ चल पड़ा अब ये घबरा गए। फिर उन्होंने लोन लेने शुरू कर दिया, धड़ाधड़ लोन। मतलब एक साहब ने स्टैट बताया था, मैंने एग्जैक्टली वेरीफाई नहीं किया, वो कहते हैं 49 अरब बिलियन डॉलर का लोन सिर्फ इस एरा में लिया गया। पिछले लोन्स भी वापस करने थे जाहिर है, लेकिन बहरहाल अब हम 1-2 अरब की किस्त के लिए इतना परेशान हुए पड़े हैं, और उस वक्त इतना बड़ा लोन लिया गया, और वो बड़ा लोन लगता नज़र नहीं आया पाकिस्तान में। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, चीज़ें किस तरह से हुई। तो वो एक एरा अजीबो गरीब सा, अनसर्टन सा शुरू हो गया। उससे पीछे ना पीपल्स पार्टी, नून लीग जितने मर्जी बुरे थे, कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी इसको समझते थे, सारा कुछ है। फिर जो लोग कहते हैं ना तजर्बाकार थे, वो वाकई तजर्बाकार थे, उन्होंने इतनी मारें खाई हुई थी, इतनी दफ़ा देखा था मुल्क की सियासत को, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा पता था कि चीज़ें कैसे चलानी है। ये लोग नए थे, इनको मौका मिला, लेकिन ऐसे टाइम पे मिला कि पाकिस्तान बहुत ही नीचे आके गिर गया। वो रिजर्व्स जो अब $4 बिलियन पे हैं, वो तकरीबन $10 बिलियन पे आ गए। फिर स्टैट्स का तो चैंपियन है, उसने कह दिया जी मैं 22 अरब खजाने में छोड़ के गया हूँ। यानी कि वो पैसा जो लोगों का बैंक्स में फॉरेन करेंसी में पड़ा था, वो भी शामिल करके और टोटल बता दिया खजाने में $22 अरब पड़ा हुआ है। हमेशा उसकी 2 बाइफर्केशन होती है कि लोकल लोगों का कितना पड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों का, और गवर्नमेंट का कितना पड़ा हुआ है। तो वो 10 अरब जो है वो अचानक से 22 अरब वो किया। अच्छा, लोग सोशल मीडिया के इतने यूज्ड हुए हैं कि जनाब उन्होंने कह दिया जी इमरान खान हमारा हीरो, और इमरान खान इस तरह से। और इस वक्त मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि एक कम्युनिटी है जो खुश होती है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, और जो आए जिनको कहा गया कि आप तजर्बाकार हैं, वो आए तो उन्होंने गारंटी मांगी फौज से कि ठीक है हम मुल्क के लिए फैसले करेंगे, आप हमें चलने दोगे। ऐसा ना हो हम मुल्क सुधारें, जैसे हमने पहले सुधार के खास जगह पे लाया और आपने किसी और को बीच में ले आए। तो ऐसा ना हो कि हम मुल्क सुधारने के लिए मुश्किल फैसले करते रहें, पेट्रोल बढ़ाते रहें, फलाना करते रहें, जब चीज़ें बेहतर हों तो अचानक से इमरान खान को आप हुकूमत दे दें और वो आगे हीरो बन जाए चले हुए मुल्क पे। तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी इस वक्त चीज़ें हमारे कंट्रोल से आउट हो गई हैं, हम तो हो गए हैं न्यूट्रल। जब वो न्यूट्रल हो गए तो अब इस वक्त पाकिस्तान में कुर्सी की जंग चल रही है। आज की करंट बिजनेस सिचुएशन तबाही पड़ी है, बिजनेसेस को चीज़ें महंगी मिल रही हैं, वो आगे महंगा सेल कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बाइंग पावर आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो गई है। बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा बाहर मूव कर रहे हैं, बाहर की नेशनैलिटीज़ ले रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बिजनेस को सोच रहे हैं, और दुबई ऐसे में बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सब लोगों को। तो इस वक्त करंटली चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं। तो अगेन इन्होंने क्या किया कि वो वाला एरा था ना, किताब ने आगे इमरान खान वाले एरा के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने जहाँ से उठाया वो शायद वहाँ तक ही लिखा हुआ था। तो पीपल्स पार्टी PMNL जो है वो डोमिनेंट पार्टीज़ रही हैं और स्टीयरिंग इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह चलाती रही हैं। दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया ग्रोथ, स्टेबिलिटी, लेकिन दोनों जितना मर्जी मुल्क के लिए अच्छे थे, बुरे थे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे थे, यानी बिजनेसेस के लिए अच्छे थे। वही बात है कि अयूब खान का जो भी मामला था वो बिजनेसमैन के लिए अच्छा था, भुट्टो जितना मर्जी अच्छा लीडर था, बिजनेसमैन के लिए बुरा था। हम इस वक्त बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छे थे और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जो डिक्टेटर हैं वो कुछ जगह पे जाके बुरे हो गए। तो राइटियस गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन पर्सनल लाइफ वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करती और चीज़ों को लेके चल रही होती है। फिर आगे PMNL ने और पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने कुछ प्लस माइनस वो किया कि ये लोग ओवरऑल क्या करते रहे। यहाँ से हमें पता लगता है कि 2 तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, या ऑथोरिटेरियन या डेमोक्रेटिक। ऑथोरिटेरियन जो है स्टाइल है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट सख्ती करे, और डेमोक्रेटिक अवाम के पास पावर होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में हमें तकरीबन 2 तरह के रूल नज़र आए, या डंडे के ज़ोर पे हुकूमत हुई है फौजियों ने जो की, या डेमोक्रेसीज आई हैं, और जो डेमोक्रेसीज आई हैं वो भी ट्रू डेमोक्रेसीज नहीं थी। एक डेमोक्रेसी होती थी, दूसरी अपोजिशन होती थी, एक दूसरे की टांगें खींचते थे और मामला ख़राब कर देते थे। तो खैर अगेन मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा के, तो असूलन ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसमें सिर्फ वो एक सफ़ा जिसमें था कि बिज़नेस और पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है उतना ही काफ़ी था, लेकिन किताब बताती गई और हम भी बहते चले गए। मुझे आइडियल जोन अगर मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि सबसे आइडियल वो है जो कि मुशर्रफ ने किया, डिक्टेटरशिप, और नीचे एक छोटी सी डेमोक्रेसी, कच्ची पक्की सी होम्योपैथिक सी डेमोक्रेसी जो बहुत ज़्यादा बेज़रर सी हो और अपोजिशन का सिस्टम ही ख़त्म कर दें। खाम खा अपोजिशन का हर वक्त होता है कि हम पावर में आएंगे तो वो हर पॉलिसी को अपोज करते हैं, हर चीज़ नहीं पास होने देते। तो एक डिक्टेटर
और नीचे एक छोटी सी डेमोक्रेसी, ये एक आइडियल सोल्यूशन है। क्योंकि पाकिस्तान में सारे उसमें हमने देखा है कि ग्रोथ नज़र ही डिक्टेटरशिप के ज़माने में आई है। और प्रॉब्लम ये कि डिक्टेटर इतने गंदे हो चुके हैं या उनको इतना सोशली बुरा समझा गया है कि फ़ौज ने डिसाइड किया है कि अब हमने इंटरवीन नहीं करना, वरना वो अक्सर इंटरवीन करते थे, पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर करते थे। और अब उन्होंने कह दिया कि हमने न्यूट्रल रहना है, क्योंकि सारा कुछ सही हम करते हैं, इल्ज़ाम भी हम पे आते हैं, हम मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। और ऊपर से कि अब इस एरा में तो इतना बुरा हो गया है कि उनके खिलाफ इस किस्म की कैंपेन चल पड़ी है कि अब वो पाकिस्तान की अच्छाई के लिए भी नहीं सोचेंगे। तो इस वक्त हर कोई पाकिस्तान से भागने का सोच रहा है और पाकिस्तान, मेरा मुल्क पाकिस्तान तबाह हो रहा है। खैर, किताब ने अलग अलग इरा के बाद एक टेबल बताया जिसमें उसमें क्या क्या हुआ, कौन सी कितनी जीडीपी थी, किस तरह से थी। तो वो उस तरह से कहानी मज़ेदार नहीं बनती थी। मैंने क्या किया, आईकेप की किताब ने हर इरा के बाद उसका एक टेबल दिया, मैंने उन सारे टेबल को इकट्ठा करके 1958 से लेकर 2020 तक की सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी, जिसमें आपको नजर आया कि जीडीपी ग्रोथ किस तरह से ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रही, मैन्युफैक्चरिंग की परसेंटेज किस तरह से कम ज़्यादा होती रही, इन्फ्लेशन की परसेंटेज किस तरह से कम ज़्यादा होती रही। किताब में एक एग्रीकल्चर की भी परसेंटेज थी, मैंने उसको वो नहीं किया। और पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ते हुए कम होते हुए कहाँ तक पहुँची, ये पर कैपिटा इनकम पर इंडिविजुअल, यानी कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी, मतलब अगर जीडीपी हमारा जी वो इतने बिलियन डॉलर है फॉर एग्जांपल, या इतने मिलियन डॉलर है, तो औसतन पाकिस्तानी, औसतन, याद है इनकम अप्रोच, पूरा पाकिस्तान कितना कमा रहा है, एक्सपेंडिचर पूरा पाकिस्तान कितना लगा रहा है, तो पर कैपिटा कहते हैं पर पर्सन। तो पर पर्सन अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम उस टोटल अमाउंट को पॉपुलेशन पे डिवाइड करके अंदाज़ा ये लगाते हैं कि पर यूनिट जो है इस वक्त सिचुएशन क्या जा रही है, तो ये यूएस डॉलर में है। इस वक्त पर कैपिटा इनकम 1194 यूएस डॉलर पर एनम है। पर एनम मतलब कि $6 भी नहीं, नहीं 250 का डॉलर है ना सर, मतलब 1194 डॉलर्स हैं, डॉलर्स है। हाँ नहीं, ये रुपए नहीं है, ये डॉलर्स है, ये साल के ऊपर डॉलर्स हैं। आप यूँ समझें कि 1200 है तो महीने का $100, ऐसे ही है। और $100 इज 25,000 औसतन, इस तरह से। क्लियर? देन फिर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आप कभी नेट पे सर्च करें, आप अक्सर सुनते होंगे सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, फलाना इज़म होता है, ये इज़म होता है, वो इज़म होता है। हर किसी की अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, और कोई अपने तरीके से सोचता है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट सिस्टम नहीं चल रहा। इस्लामिक सिस्टम्स के बाद जो है वो, जब भी दुनिया ने अपने सिस्टम निकाले तो वो हमेशा तबाह हुए। तो इसमें अलग अलग सिस्टम्स पे किताब ने डिस्कशन की है। पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बस हम पढ़ रहे हैं, तो बस तेजी से देखते जाते हैं। वो कहते हैं कम्युनिज्म एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल डिक्टेटोरियल सोशलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, हैंड्स ऑफ स्टेट में होती हैं सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट लोग अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बना सकते। स्टेट की अर्निंग जो है वो नीड ऑफ पीपल के हिसाब से स्टेट डिसाइड करती है कि किसको कितना देना है। स्टेट बनाती है, इंडस्ट्री स्टेट चलाती है। इगलिटेरियनिज्म है, सब लोग बराबर होते हैं, कोई क्लासेस नहीं होती, हर बंदे के इक्वल राइट होते हैं, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता। पॉलिटिकल सिस्टम है, अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, रिलीजन की कोई गुंजाइश नहीं है, और थोड़ा सा कुछ हल्की फुल्की फॉर्म में रिलीजन एक्सेप्टेड है, वरना नहीं। कम्युनिस्ट जो है वो किसी भी तरीके से चेंज मानते हैं। चेंज लानी है तो चाहे लोगों के ऊपर असला यूज़ करना पड़े, चाहे उनके ऊपर आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करने पड़े, वो सारा कुछ है। सोवियत यूनियन इसकी एक एग्जांपल है। यानी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जिसमें बदमाशी है, गवर्नमेंट खुद बनाए, सब खुद चलाए, सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करे, ना लोग प्राइवेटली प्रॉपर्टी ले सकें, प्रॉपर्टी उन्हें मिले लीज पे, अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट की ही वो हो। सारी ताकत गवर्नमेंट के पास हो और लोगों के पास बड़ी कम ताकत हो, और गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किसको किस तरह से चीज़ें डिवाइड करनी है। तो एक सिस्टम ये होता है जो बहुत ही रिजिड होता है। फिर एक सिस्टम होता है लिबरल्स लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब इसमें चूँकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, फुल लेफ्ट का मतलब है फुल ऑथोक्रेटिक, फुल राइट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो लेफ्ट के करीब वाला लिबरल जो है ये थोड़ा सा लिबरल है, लेकिन ऑटोक्रेटिक के ज़्यादा करीब है। स्टेट के पास मेन चीज़ें होनी चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस अलाउड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, लोगों में डिस्टिंक्शन करनी है, कौन कितना एबल है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसको हम ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ दें, जो कम टैक्स दे रहा है उसको कम फैसिलिटीज़ दें। स्टेटस को चैलेंज करते हैं, ये जो पोजीशन के डिफरेंसेस हैं। पीपल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, और इस बिजनेस को हमने रेगुलेट करना है। रिलीजन अलाउड है सिस्टम में, पीसफुल मैनर से आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। सोशल चेंज आइडियल, उसको आइडियोलॉजी
जो है वो जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सोशल लोगों की वो चेंज करेंगे, सोच चेंज करेंगे। ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स हैं इकलैक्टिविज्म, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल सर्विस, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं। स्वीडन इस तरह के सिस्टम की एक एग्जांपल है। अब किताब हमें दुनिया के कुछ सिस्टम बता रही है, नहीं बता रही कि बिजनेस कैसे क्या ताल्लुक है। खैर सुनते चले जाते हैं। बस एक दफ़ा पढ़ लेने चाहिए, असूलन तो नहीं होने चाहिए, लेकिन आई अब किसी भी MCQ में अचानक से कहते हैं कि बताओ ये वाला फीचर उसमें क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहें जी सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी में ये वाला इन 4 में से कौन सा फीचर नहीं होता। और जो हमने वो पढ़े हैं, जो एरास पढ़े हैं जो पीछे, हाँ, अब जो एरास पढ़े हैं उसकी तारीखें याद करना या उसके स्टेट्स याद करना ज़रूरी नहीं है। बस एटलीस्ट जहन में ये हो कि अगर पेपर में कुछ सिनेरियो आ जाए कि जी मुख्तलिफ जोन्स में क्या हुआ या फलाना जोन में किस तरह से हुआ, तो आप बता सकें। MCQs में वो नहीं पूछ सकते, करने तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कितना याद करें और किस हद तक याद करें। कहने का मतलब है कि आपने यहाँ याद नहीं करना, समझना है। पेपर में अगर आए तो आप अपने अल्फाज में उसको लिखने की कैपेसिटी रखते हो, तो खाम इन चैप्टर्स पे एनर्जी नहीं लगाएंगे। सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, सेंटर में आ गए, मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक ना बहुत ज़्यादा सख्त। चेंज चाहते हैं लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन। स्टेट जो है वो गार्डियन का रोल प्ले करे, इंडिविजुअल फ्रीडम की आज़ादी है, रिलीजन फ्रीडम की आज़ादी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, प्राइवेट और पब्लिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है बीच में बैलेंस होने चाहिए। कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन बेनिफिट के लिए होना चाहिए, सोशल चेंज आहिस्ता आहिस्ता लानी चाहिए। कनाडा इसकी एग्जाम्पल है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद कर लें, मतलब कंजर्वेटिज्म राइट विंग, अब आप राइट विंग की तरफ गए हैं और लेसेस फेयर की तरफ आ रहे हैं। लेसेस फेयर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट है, ओपन कंपटीशन है, चंद लोग रूल करेंगे, लॉ बड़ों को सपोर्ट करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, स्टेटस को मेंटेन करना होगा, बड़े छोटे का डिफरेंस, नेशनल या स्टेट के गोल्स को अचीव करना है किसी भी तरीके से, इंडिविजुअल लिबर्टी की आज़ादी है, रिलीजियस प्रैक्टिस हर फॉर्म में अलाउड है, लार्ज कॉर्पोरेशन जो है फ्लरिश कर सकती हैं, सप्रेशन अप्रेशन बाय मेजॉरिटी की टेंडेंसी है, नेशनल इंटरेस्ट ओवर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है आप उसको पहले मुल्क को देखेंगे फिर बाद में देखेंगे कि दुनिया क्या है किस तरह से, और पावर पॉलिटिक्स होगी, US इसकी एग्जांपल है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे बाद में दूसरे मुल्कों को देखेंगे। देन हम बात करते हैं फेसिस्ट कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, अगेन फिर वो लेफ्ट पे चला गया और एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला गया, तो अब क्या होगा, डिक्टेटर। नो इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑथोरिटेरियन रूल है, प्राइवेट कंपनी जो है वो जो रूल्स बताएंगे उसके मुताबिक, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा बचाया जाएगा, मुल्क सबसे पहले होगा, आइडियोलॉजी को अपने किसी भी तरीके से ले आएंगे चाहे वायलेंस ही क्यों ना हो। ये सिस्टम डिसेंडिंग ओपिनियंस अलाउ नहीं करता, जिसमें नाजीज जर्मनी और ये सारे फेसिस इटली स्पेन ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो किताब पागल होती ही चली गई। चैप्टर 5 की भी कुछ बातें रहती हैं, लगे हाथ हैं उनको भी देख लें, बगैर चलेगा, अभी बच्चे जो है ना परेशान रहेंगे। ठीक है जी, लास्ट डे ये वाली चीज़ें वो होनी है। आज असल में संडे है, मैनेजमेंट भी आधी नहीं है और तकरीबन जो है वो मेरी क्लासेस भी लास्ट डे है, तो चीज़ों को कवर करना है। बीच में मैं थोड़ा सा कंपनी लॉ वाला भी मूड बनाने लगा था, लेकिन फिर आप लोगों को देख के मुझे हुआ कि नहीं अब जो है ना, वरना 1 घंटे की क्लास करके 1 घंटे की उसकी रिकॉर्डिंग करते। रिटेल, हमने डिफरेंट बिजनेसेस देखे थे जो इस IT की तेज़ी से मुतासिर हुए। रिटेल अच्छा खासा मुतासिर हुआ। पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट था जिसकी बड़ी दुकान है उसकी दुकान ज़्यादा चलेगी। आज के दौर में कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका सोशल मीडिया पे अच्छा अकाउंट है, जिसका फेसबुक का अच्छा पेज है, जिसकी वेबसाइट अच्छी है उसकी दुकान चलेगी, जिसकी ऐप अच्छी है। तो अब बहुत सारी ग्रोसरी की ऐप्स आ गई, बहुत सारी घर बैठे बैठे शॉपिंग की ऐप्स आ गई, तो रिटेल सेक्टर बुरी तरह से अफेक्ट हुआ कि अब उनको बड़े बड़े बिजनेसेस लेके बैठे हुए हैं और अल्टीमेटली ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वो फेस छोटे करते जा रहे हैं, अपना वेयर हाउस बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी IT बेहतर करते जा रहे हैं। तो रिटेल और कॉमर्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। एजुकेशन हमारी फील्ड, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया एजुकेशन के साथ, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कमरे में एक 70 इंच की LED के साथ क्लास पढ़ा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी है और वो क्लास कैमरे पे जा रही होगी और कैमरा उसको रिकॉर्ड करके लोगों को दे रहा होगा। हम 2015-16 से ऑनलाइन पे काम कर रहे थे, लेकिन अब चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ गई। तो एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई।
एजुकेशन में ऑनलाइन लाइब्रेरीज आ गई, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आ गए। अब टीचर की फिजिकल किताब के बजाय टीचर की ऑनलाइन हैंडआउट्स, नोट्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्लासेस में प्रोजेक्टर यूज़ हो रहे हैं, कैमरे यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन रिलेइंग हो रही है। कोविड के टाइम पे जो है वो हम अपने घर से उठ के कॉलेज जाते थे और कॉलेज जाके बच्चों को घर बैठे बैठे उनको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते थे। तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास मिलती थी लेकिन हम घर नहीं होते थे, हम उठ के कॉलेज आ रहे होते थे। कॉलेज का खर्चा लग रहा होता था, कॉलेज के किराए लग रहे होते थे, बिजली लग रही होती थी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ द गेम जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इसी कमरे में एक तरफ एक एलईडी लगी हुई है, एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था जो भी उतरा है, और उस तरफ एक स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है। स्मार्ट बोर्ड जो कि टच स्क्रीन है, एलईडी जो कि एक अच्छा डिस्प्ले दे रही है, वाइट बोर्ड मौजूद है। मतलब टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ बदल दी और ख़ासतौर पे ऑनलाइन एजुकेशन। अब बच्चे घर बैठे बैठे एजुकेशन ले रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो फिज़िकल कॉलेज नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। 2 ऑनलाइन के सेटअप CMADZ और नियर पीयर, ये दोनों मिलके 6000 से स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2500 CMADZ पे और 4500 के करीब जो है वो नियर पीयर पे। इवन 4500 इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे पढ़ाई जा रही है। तो गेम चेंज हो गई। ऑनलाइन IT सिस्टम उसने एजुकेशन को बदल दिया। ये रिवीजन क्लास ना होती तो हम ज़रा तसल्ली से उसके ऊपर डिस्कशन करते। मामला नाजो के आगे चलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी ज़्यादा चेंज आई। पहले टेक्सटाइल में जो है वो क्या होता था कि सिर्फ हाथ से मशीनें बनती थी, हाथ से काम होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खड्डियाँ आना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीन आना शुरू हो गई। अब मशीन्स ऐसी हैं कि वो 1 घंटे में 500 जोड़े निकाल के दे सकती हैं। सारा काम इंडस्ट्री से हो रहा है, मशीन से हो रहा है। तो मशीन्स, टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल में बड़ी जिद्दत लेके आ गई। वो सारे काम जो कि 10,000 लोग मिलके करते थे वो 200 लोग मिलके कर लेते हैं विद दिस। मुख्तलिफ कैड, कैम, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई। आप एक पूरा डिज़ाइन बताओ उसको, 3D उसका इमेज दो, उसके अंदर कपड़ा डालो, उसको उस तरह से करके निकालेगा। डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह आ गई, मुख्तलिफ तरह की इस तरह से चीज़ें हो गई। इंटरनेशनली जब लोग आपके मुल्क की प्रोडक्ट्स डील करना शुरू हो गए, क्वालिटी बेहतर हो गई। आपने इवन यान की कई अलग अलग किस्में, कौन सी किस्म को किसके साथ जोड़ा जाए इसके अंदर साइंस आना शुरू हो गई। पाकिस्तान का कपड़ा पूरी दुनिया में जाना शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो दुनिया इस पर बहुत रिसर्च कर रही है। किताब ने एक एग्जाम्पल दी है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ICAP से गलती हुई है। वो किताब चल रही होती है और एग्जाम्पल एक अलग फॉन्ट में देते हैं, लेकिन इस दफ़ा एग्जाम्पल उन्होंने उसी फॉन्ट में दे दी जिसमें किताब है, जिससे लगता है वो किताब का ही उस पोर्शन का हिस्सा है। तो ये स्पोर्ट्स वेयर और ड्राई फिट रेवोल्यूशन जो नाइकी की है उसकी इन्होंने एग्जाम्पल दी है। इसमें टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आई कि नाइकी ने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि हमें साइंस इस्तेमाल करनी चाहिए। रिसर्च ये की कि जो एथलीट तेज़ तेज़ दौड़ते हैं उनको बड़ा पसीना आता है, वो फिर पसीने में शराबूर हो जाते हैं, थक जाते हैं, और वो कपड़े भी बड़े अजीब व गरीब से हो जाते हैं, उनकी हालत भी अजीब से हो जाती है। इन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि कौन सी चीज़ को कौन सी चीज़ के साथ मिक्स किया जाए, कौन से थ्रेड को किसके साथ जोड़ा जाए, किस चीज़ को किसके साथ मर्ज किया जाए तो मामला किस तरफ जाएगा। तो उन्होंने रिसर्च करके अपनी ड्राई फिट एक ख़ास किस्म की शर्ट निकाली। ये शर्ट जो है वो लोग पहनते थे, जब उन्हें पसीना आता था तो ये उसको पसीने को एब्जॉर्ब करके और बाहर की तरफ एवेपोरेट करती थी। जब बाहर की तरफ एवेपोरेट करती थी तो साइंस का सिस्टम ये है कि उससे अंदर वाली जगह जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो लोगों को पसीना अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, उनका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होती थी, वो जल्दी थकते नहीं थे। तो सिर्फ एक कपड़े के अंदर थोड़ी सी साइंस ला के लोग ईजी हो गए। फिर जूते, अब मैं ख़ास तौर पे जाके जब भी मैं किसी जगह जूते लेता हूँ तो मैं उस तरह के जूते लेता हूँ जो कि कंफर्टेबल हैं लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए। उसमें बाकायदा पॉइंट्स बने हुए होते हैं जो कि आपके पाँव को स्टेबल रखते हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग में आपको थकन नहीं होती। हश पपीज़ वगैरह ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, कुछ और इस तरह से। तो स्पोर्ट्स वेयर और ड्राई फिट रेवोल्यूशन में उन्होंने बताया है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि चीज़ें बेहतर होती चली गई। इस चीज़ पे रिसर्च करते गए और चीज़ें आगे से आगे बेहतर से बेहतर डायमेंशंस में चलना शुरू हो गई। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ, लोग बिजली के अल्टरनेट सोर्स की तरफ आए। तो सोलर पैनल्स वगैरह लोगों ने अपने घरों की छतों पे लगवाने शुरू कर दिए। वो सोलर पैनल वो लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, उसको बिजली में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आज के दौर में भी अगर आप 5 kVA 10 kVA का सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो वो आपके घर के 1 से 2 एसीओं को मुसलसल चला के रखता है और घर का सारा निज़ाम चल रहा होता है। दिन भर वो उस पर चलता रहेगा। और अगर आपकी बैटरीज़ के साथ हैं तो रात में वो बैटरीज़ पे शिफ्ट होगा, पहले बैटरीज़ कंज्यूम होंगी, फिर आपकी वापडा की बिजली की बारी आएगी। फिर इसमें एक रिवर्स मीटरिंग का, नेगेटिव मीटरिंग का, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी है। सन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी एनर्जी आपकी बिल्डिंग को जा रही है। अब आपकी बिल्डिंग अगर कम एनर्जी कंज्यूम कर रही है और वो पावर ज़्यादा जनरेट कर रही है तो वो वापडा वालों को रिवर्स करना शुरू कर देंगे।
बिजली बना के वापडा को सप्लाई करना शुरू कर देंगे। वापडा को सप्लाई करने से वो बिजली रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ेगी और आपका मीटर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो होगा ये कि आप कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ वापडा को देंगे, फिर रात के टाइम पे वापडा की कंज्यूम कर रहे होंगे, तो प्लस माइनस होके पता ही लगेगा जी 400 रुपए के बिल में आपने जो है वो एक घर के अंदर 3 एसीओं के साथ जो है वो पूरा महीना गुजार लिया। तो अगेन मतलब ये फ्यूचर है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी जिसपे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ख्वार नहीं होना पड़ता, वो इससे कवर हो जाती है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों का एक नेटवर्क है। जिस तरह से इंटरनेट होता है ना, नेटवर्क का नेटवर्क, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों का एक इंटरनेट है। फॉर एग्जांपल एक UPS मुल्क वो घर के बहुत सारे पोर्शंस को कनेक्ट करता है। इसी तरह से कई दफ़ा कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जिन्होंने आपस में कनेक्ट होना होता है। एक बहुत बड़े ग्रिड स्टेशन से बिजली आ रही है और वो 25 अलग अलग जगह पे जा रही है, उन सब का एक नेटवर्क है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को कनेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल जापान में बहुत सारी बुलेट ट्रेन चल रही हों, बहुत ज़्यादा ट्रेन बसेस के रूट हों, वो सब सेंट्रली कनेक्टेड हों और एक जगह से आप देख सकते हो, कहीं पर भी किसी जगह को मसला हो तो एक्जैक्टली पिन पॉइंट हो जाए नक्शे पर कि ये वाली जगह है। जैसे फिल्मों में नहीं देखते, एक नक्शा बना हुआ है, ये ट्रेन उधर जा रही है, उधर जा रही है, इस पॉइंट पर डिफरेंस है, इस पॉइंट पर मसला है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके देखेंगे। तो इसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग में ये है कि अगर वापडा या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह में ये यूज़ की जाए तो घर बैठे बैठे एक वापडा के इंजीनियर को पता लग जाएगा कि लाहौर के कौन से इलाके में मसला है और एग्जैक्टली कौन से वाले फीडर में मसला है और वो उसके कौन सी तार को किस जगह पे छेड़ेंगे तो चीज़ें किस डायरेक्शन में चल जाएंगी। ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, मुख्तलिफ थिंग्स का आपस में कनेक्शन है और वो कनेक्शन उन सबको रूट करता है, उनको देखता है। और इसमें एक एग्जांपल मॉडेम होती है जो कि घर में मौजूद इंटरनेट को रेगुलेट करता है। लेकिन बड़े पैमाने पे किताब ने जो एग्जांपल दी है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर दी है कि पूरे शहर, पूरे मुल्क की एनर्जी की सप्लाई जो है वो एक सेंट्रलाइज जगह से कंट्रोल हो रही हो और उसमें सारी चीज़ें पता लग रही हो कि कब कहाँ कितना लोड है, कौन से लोड को कितना मैनेज करना है, किस फीडर को कितना लोड देना है, किसको कितना कम करना है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से आप चला लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने पावर जनरेशन के अंदर भी बड़ी ज़्यादा जिद्दत वो की। ब्रेकडाउन जैसे हुए थे जी, ब्रेकडाउन जो हुए लास्ट जैसे हाँ, जो अब ब्रेकडाउन हुए जस्ट बिकॉज कि वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। और दूसरा, हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अब हम पॉलिटिक्स के चैप्टर से बाहर निकले हुए हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दुनिया की कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब ये ड्राई फेट और ये सारी चीज़ें वो अंग्रेज़ों की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में हम अभी उतना ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। डन। तो दैट वाज ऑल द डिस्कशन। हम लोगों ने MFA का कोर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और इसमें अगेन चैप्टर 1 से लेके 5 तक मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि आपने जो है वो चीज़ों को बस स्किम करना है। चैप्टर 4 में जो IT सिक्योरिटी वाली बातें हैं, थोड़ा सा आप उनको ज़रा ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 1 से लेके 5 तक आपने स्किम करना है। 6 में सिर्फ प्रैक्टिस है, असल गेम है 7, 8 और 9। 7, 8, 9 को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसका ये मतलब नहीं कि 1 से 5 छोड़ देना है, 1 से 5 करना है, लेकिन इतना दिल पे नहीं लेना। डन। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली आप लोगों से, अगर आपके आखिरी पेपर हैं तो फाइनल में मुलाकात हो, और अगर आपका एक आध पेपर रहता है तो आपसे होपफुली उस पेपर में मुलाकात होती है। क्योंकि ये ग्रुप बी के जो आगे के पेपर हैं वो जो है ना, वो मैंने तो ग्रुप बी के सब्जेक्ट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है, MFA भी, कमती लॉ भी, ऑडिट भी। तो अगर आप इनमें से किसी पेपर में दोबारा नज़र आए तो इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी। अल्लाह करे आप लोग पेपर दें, पास हों और आप लोग CA फाइनल में नज़र आएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा इंशाल्लाह ताला। और पैनिक नहीं होना, सिलेबस समझ आ गया है। एट एनी गिवन टाइम जब आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो, ओरिएंटेशन वाला दिन जो है ना उसको ज़रूर देख लेना है। उसमें जितनी बातें हुई थी उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है और उसके मुताबिक चलना है। ख़ासतौर पे पेपर में सवाल कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।